क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हमारा फर्स्ट पेपर जो जीएस का मेंस का फर्स्ट पेपर है उसका अंतिम टॉपिक ज्योग्राफी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ज्योग्राफी में अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखा जाए, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय समाज है, विश्व इतिहास है और ज्योग्राफी है, इन सब में भारतीय समाज से बाद अगर किसी के सबसे ज़्यादा अंक आते हैं तो वो क्या है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम इंडियन जो भी ज्योग्राफी का टोटल सिलेबस है उसको करेंगे। और हमारी ये जो सीरीज चल रही है क्विक रिवीजन सीरीज, ये इसके अंतर्गत हम थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों को शामिल करते हैं। और 1 से 1.5 घंटे की अभी तक की जितनी भी फर्स्ट पेपर की क्लास हुई है वे सभी टॉपिक, चाहे वो कल्चर हो, इंडियन हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, 1-1 घंटे की हुई है। आज की क्लास थोड़ी सी 1.25 घंटे की, हो सकता है 1.5 घंटे की, कोशिश करेंगे 1.25 घंटे में हो जाए कि होगी, लेकिन इससे आपको 30 से 40 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपको इससे अलावा कहीं से पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं है, बाकी देखने को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रयास है आपको क्विक रिवीजन के तहत डिटेल में समझाना नहीं, केवल मेंस के लिहाज से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है या जो पीवाईक्यू आ चुके हैं उनका कंपाइल करके एक जगह से क्विक रिवीजन कराना, ताकि आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकें। यहाँ पर वही तथ्य लिए गए हैं जो आप एग्जाम में ले जा सकते हैं, क्योंकि आप जितना पढ़ ले वो सारा का सारा एग्जाम में नहीं जाता, इसलिए कम पढ़े, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में ले जाने का प्रयास करें। इन सभी क्लास की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से मिलेगी और इनका आप प्रयोग पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा के एज ए नोट्स के रूप में करें, क्योंकि अगर किसी के पास अपना स्वयं का नोट्स नहीं है तो इसको वो अपना नोट्स ही माने, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ ले, 1-2 पेज अपनी तरफ से बढ़ा ले, कंटेंट इनरिच कर ले। वैसे तो कंटेंट पूरी तरह से इनरिच है। तो शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। और यहाँ पर जो हमारी ये सीरीज चल रही है मेंस वाली, मेंस 2025 यूपीपीसीएस का जो मार्च में प्रस्तावित है, उसके अंतर्गत अभी तक फैक्ट शीट की क्लास हो चुकी है। फैक्ट शीट के अंतर्गत पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक सभी हो चुकी है, यानी कि केवल 3 और 4 की रह रही है। वे फैक्ट शीट इसलिए जरूरी है, आप उनका प्रयोग अपने एग्जाम में उदाहरण के रूप में, डाटा के रूप में कोट कर सके, ताकि आपको एक ही जगह सब कंपाइलन मिल जाए। और वो फैक्ट शीट पेपर के अनुसार है, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर के अनुसार, साथ ही साथ टॉपिक उसके अनुसार भी है, लेसन के अनुसार, सिलेबस के अनुसार दिया गया। तो उसकी पीडीएफ भी क्लास भी हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी है, टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ी है। उसके बाद हमारी ये जो सीरीज चल रही है क्विक रिवीजन की, जिसमें हम 25 घंटे में 6 पेपर कराएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 25 घंटे में आराम से हो जाएंगे 6 के 6 पेपर। और इन 6 पेपरों में लगभग आपको 400, 450 या 300, 350 से अधिक ही टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा मेंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। ये आपको एग्जाम देने के बाद एहसास होगा। इसके बाद क्विक रिवीजन सीरीज के बाद हम 1 से 6 पेपर का करंट अफेयर कराएंगे, जिसमें आपको लगभग 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 10 या 15 क्वेश्चन एक पेपर के करंट अफेयर के। और आपको उम्मीद है काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है हर क्लास के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, और वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके, डाउनलोड करके, अपना प्रिंट आउट करा के उसको एज ए नोट्स के रूप में प्रयोग करें। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप आधी अधूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हार जाओगे। नोट्स होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका अपना हो या ये जो पीडीएफ है, इनको भी नोट्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी बकवास कर ली, 5 मिनट हमारे चले गए। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो ज्योग्राफी में 2018 से लेकर 24 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं उसका जो सिलेबस है, उनमें भूकंप पर जो एनालिसिस करके हमें डाटा प्राप्त होता है, तो भूकंप से आज तक, यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी से आज तक 5 क्वेश्चन आए। भूकंप से 2 क्वेश्चन, जिसमें भारत के भूकंप से दोनों ही क्वेश्चन भारत के भूकंप से आए 2022 और 24 में। सुनामी पे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया है, सुनामी पे और ज्वालामुखी पे एक क्वेश्चन आया है। चक्रवात पर अब तक 4 क्वेश्चन आए, 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर, 2 शीतोष्ण वाले पर। जलधारा पे अब तक 3 क्वेश्चन आए हैं, जो 2018, यानी कि 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में, और तीनों क्वेश्चन अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पे आए हैं, क्योंकि वहां पर एक आदर्श पैटर्न मिलता है। जो स्थलाकृति है, यानी कि विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उन पर 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से
हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति और पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से 2 क्वेश्चन आए 18 और 23 में। समुद्री संसाधनों से 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से हिंद महासागर के से भी 1 क्वेश्चन आया है। यानी कि जो समुद्री संसाधन है 4 क्वेश्चन 2019, 20, 23, 24। प्रवासी और शरणार्थी से 4 क्वेश्चन आए हैं, एक 19 में, 20 में, 23 में। 23 में 2 क्वेश्चन आए हैं। जो हमारी सीमा है, सीमांत है, उनसे 2 क्वेश्चन आए हैं 2020 और 23। ग्रामीण बस्ती से लगभग क्वेश्चन 3 आए हैं 2019, 21, 22। जो हमारे स्मार्ट विलेज है उनसे 1 क्वेश्चन आया 2024 में। स्मार्ट सिटी से 4 क्वेश्चन आए हैं, हर वर्ष आ रहा है 2018, 2020, 22, 24। इस बार जो संभावित क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती से आने की संभावना है, सीमाओं से आने की संभावना है और शरणार्थी की समस्या से भी आने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से, स्थलाकृतियों में क्योंकि पवन की आ गई है, हिमानी की आ गई, हो सकती है नदी की स्थलाकृति पूछ ले, कास्ट की स्थलाकृति पूछ ले, समुद्री स्थलाकृति पूछ ले। और जल धाराओं में हिंद महासागर या प्रशांत महासागर की जलधारा पूछ ले। चक्रवात से फिर आने की संभावना है और भूकंप से भी आने की संभावना है, क्योंकि कमचटका प्रायद्वीप के पास जो समुद्री भूकंप आया था जिससे सुनामी उठी थी, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी 6 मिनट चली गई हैं इस तरह की बकवास करने में, लेकिन ये बहुत जरूरी थी आपके लिए। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं और कोशिश करते हैं फास्ट गति से कि 1 घंटे में या सवा घंटे में हम इसको खत्म कर दें, क्योंकि आज ना फर्स्ट पेपर के सबसे ज़्यादा टॉपिक हमने लिए हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और आपको फिर हमारा आपसे अनुरोध है कि ये क्लास डिटेल क्लास नहीं है, ये केवल फास्ट रिवीजन सीरीज है। इसमें तेजी से आपको कराया जाएगा ताकि आपके अधिकांश क्वेश्चन मिल सके। दूसरी बात, आपका कम समय खर्च हो सके। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और जैसे अभी तक जो पीडीएफ है वो सेक्शनल वाइज है, जैसे आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास हम कराते हैं उसी की पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। आर्ट एंड कल्चर की, इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, इंडियन सोसाइटी की और ये ज्योग्राफी की। 4-5 दिन के बाद इस पेपर की, फर्स्ट पेपर की पूरी कंप्लीट एक पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ का निकाल के प्रिंट आउट करा के, फर्स्ट पेपर की केवल एक ही पीडीएफ रहेगी जिसमें आपके 100-150 टॉपिक के कंपाइल मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और मानव भूगोल देखेंगे, यानी कि आर्थिक, मानव और आर्थिक भूगोल देखेंगे। फिर भारत का भूगोल देखेंगे और इन्हीं के साथ साथ हम PYQ भी करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखते हैं। इसकी जो कल्पना की थी, जो सिद्धांत दिया था, ये हमारे जलवायुवेत्ता थे अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में सिद्धांत दिया था। एक्चुअली वे जलवायु के विद्वान थे, जलवायु, लेकिन उन्होंने जलवायु का अध्ययन करते समय उनको ऐसा एहसास हुआ कि जहाँ पर ठंडी स्थानों पर ठंडी चीज़ें मिलनी चाहिए, वहाँ पर गर्म चीज़ें मिल रही। तो उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से क्या हुआ, इस महाद्वीप का विस्थापित होकर यहाँ पर पहुँचा है। ये इनकी पहली कल्पना थी। इनकी जो मूल अवधारणा थी, क्या कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में थे, जिसका नाम इन्होंने पेंजिया कहा। वे आपस में जुड़े थे और ये चारों ओर से एक पैंथालस नामक महासागर से घिरे थे। यह पेंजिया टूटकर 2 खंडों में विभाजित हो गया। इसका उत्तरी हिस्सा लालेंसिया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। इसके बीच में क्या आया, इसके बीच में आ गया टेथिस सागर का निर्माण हुआ, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन्होंने अपने इसके टूटने के क्या कारण थे, क्यों टूटा, क्यों इसका प्रभाव हुआ, तो इसके जो कारण थे इन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह और ज्वारीय बल के कारण इस महाद्वीपों का विस्थापन और प्रभाव हुआ। एक विस्थापन महाद्वीपों का प्रभाव, एक तो जो हमारी विषुवत रेखा है उसके पूर्व पश्चिम हुआ और एक उत्तर में हुआ। इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए कुछ साक्ष्य दिए। जो साक्ष्य दिए, इनके साक्ष्य थे जैसे जिगसा फिट, यानी कि तटीय समानता। अगर हम दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को आपस में मिला दें तो ऐसा लगता था कि ये भविष्य में मिले होंगे, जैसे ये अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। जीवाश्म, भारत, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एक तरह के जीवाश्म पाए और यह तभी संभव था कि ये भूतकाल में आपस में महाद्वीप जुड़े हों।
प्लेशियर डिपॉजिट, जैसे घाना में सोना का मिलना और ब्राजील में क्या मिलना, ब्राजील में अन्य उसका मिलना, कहीं कहीं पर कोयले की भी वो मिली है। तो ये इनके साक्ष्य थे। कुछ वनस्पतियों का वितरण है, जैसे ग्लेसोप्टेरिस वनस्पति। प्राचीन हिमानीकरण के भी प्रमाण कहीं कहीं पर देखे गए, कहाँ से, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखे गए। तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने यह मान लिया कि अतीत में सभी महाद्वीप एक तरह से जुड़े हुए थे। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना हुई। क्यों आलोचना हुई? कि जो बल इन्होंने बताया कि जिस वजह से महाद्वीप का विस्थापन हुआ वे पर्याप्त नहीं है, जैसे ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये बल इस महाद्वीप के विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है। ये इसकी आलोचना है। तो आगे बढ़ते हैं। इनके बाद इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से जो पुष्टि दी वो दी है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया, इसमें कई सारे व्यक्ति थे का योगदान था। उन्होंने ये बताया। इनकी क्या अवधारणा है? जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी कठोर परत है, जिसको स्थलमंडल कहते हैं, वह कई विशाल और छोटी प्लेटों में विभाजित है। स्थलमंडल यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो कई विशाल, छोटी और बड़ी प्लेटों में विभाजित है। इसमें से 6 मुख्य प्लेट बताई इन्होंने। इनका जो परिचालन बल है, ये प्लेटें आपस में घूमती रहती हैं। और किस वजह से घूमती रहती हैं? मेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न ताप के कारण जो संवहन धाराएं हैं वो एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करती हैं, और उसी के कारण ये, जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इसी के कारण जो स्थल मंडल है यानी कि प्लेट है उसका विस्थापन होता रहता है। ये इनका मानना था। और इससे संवहनीय धारा सिद्धांत की भी पुष्टि हुई, इन्होंने दिया। ये जो प्लेट है इनके 3 तरह की सीमाएं होती, बाउंड्री होती है। जैसे अभिसारी जो सीमा होती है उसके अंतर्गत हमारी हिमालय का निर्माण हुआ, और अभिसारी जो सीमा होती है वह ओशियन और महाद्वीपीय ओशियन प्लेटों के किनारे होती है। अपसारी या मध्य महासागरीय कटक पर इसका निर्माण होता है। तथा तीसरी होती है एक संरक्षी, यानी कि यहाँ पर ना तो कोई किसी तरह का विनाश होता है और न ही किसी तरह का निर्माण होता है। जहाँ अभिसारी प्लेट क्या होती है, ये देखो, अभिसारी प्लेट एक दूसरे से टकराती है और इस अभिसारण से ज्वालामुखी वलित पर्वत बनते हैं। अपसारी प्लेट जो कटक के सारे एक दूसरे से दूर जाती है, तो इससे क्या है, लावा निकलता है। और ये संरक्षी प्लेट है, यहाँ पर रूपांतरित किस्म के भूकंप आते हैं। सबसे खतरनाक भूकंप यहीं पर आते हैं, सैन एंड्रियास के भूकंप भी इसी प्लेट पर आते हैं। तो ये इनका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। आगे चलते हैं। भूकंप से, क्योंकि 3 क्वेश्चन आए हैं। भूकंप से प्रत्यक्ष रूप से भारत के भूकंप से 2 क्वेश्चन आए और एक अप्रत्यक्ष रूप से आया, भूकंप और सुनामी ज्वालामुखी को मिलाकर। तो भूकंप इंपॉर्टेंट है। भूकंप के बारे में देखते हैं। भूकंप का फोकस यानी कि उद्गम केंद्र, यह पृथ्वी के भीतर का मूल स्थान है जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब यह ऊर्जा ठीक इसके ऊपर 90 डिग्री पर पृथ्वी के स्थल पर प्रकट होती है, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। और यह भूकंप के मूल केंद्र से अधिक केंद्र जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। भूकंप जहाँ पर उत्पन्न होता है वहाँ पर 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती है, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें। प्राथमिक तरंगें सबसे तेज होती है और यही सबसे पहले पृथ्वी पर प्रकट होती है। ये ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में चल सकती है। द्वितीयक तरंगें प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है पृथ्वी के तल पर, और ये केवल ठोस क्षेत्र में ही चल सकती है। छाया क्षेत्र, तल क्षेत्र में यह नहीं चल सकती है। छाया क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर एस तरंगें नहीं चल सकती। एल तरंगें सबसे विनाशकारी होती हैं और इन्हीं से ही सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या होता है, विनाश आता है, और ये सबसे मंदगति की होती है, सबसे अंत में पहुँचती है। तो हाल ही के जो भूकंप की घटनाएं हैं, जैसे सीरिया का 2023 का भूकंप, नेपाल में जो भूकंप आया है, और कमचटका जो प्रायद्वीप है रूस का, उस क्षेत्र में अभी भूकंप आया, वो भूकंप स्थल पर ना होकर उसका मुख्य जो केंद्र है, जब भूकंप का केंद्र किसी सागर में हो या सागरीय सतह पर हो तो उसको हम सुनामी कहते हैं। इसी सुनामी पर क्वेश्चन आया है।
तो यह हमारा सुनामी का था। और सुनामी केवल सुनामी को बंदरगाह तरंग भी कहते हैं, और ये अंतर्जात बलों के कारण समुद्र में उत्पन्न होती है। इसका जो कारण है सुनामी का, वह भूकंप भी है, ज्वालामुखी उद्गार भी है, आकाशीय पिंड से भी होते हैं। और जैसे जैसे यह समुद्र के से स्थल की ओर बढ़ती जाती है तो इनकी गति भी बढ़ जाती है सुनामी तरंगों की। सुनामी नाम जापान की एक भाषा से दिया गया। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी और स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ क्या होती है? ज्वालामुखी पृथ्वी के केंद्र में जो हमारा लावा है, और जब तक वो बाहर प्रकट नहीं होता सतह पर नहीं, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो भूगर्भ से हमें मैग्मा प्राप्त होता है, मैग्मा जब सतह पर आता है तो उसको लावा कहते हैं। इस ज्वालामुखी में ये सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। ज्वालामुखी एक छिद्र है, ये जिस तरह का छिद्र है, और यह ज्वालामुखी कई तरह का होता है। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ में सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी कि अस्टाम्बोली जो ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में अवस्थित है, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, वह है सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी में यह वर्तमान में तो शांत है, लेकिन इसमें भविष्य में क्या हो सकता है? उद्गार हो सकता है। तो विश्वेश जो ज्वालामुखी है ये भी भूमध्य सागर में है, वो प्रसुप्त प्रकार का है। शांत ज्वालामुखी, इसमें भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है। तो इस बार ज्वालामुखी से भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिसका धुआं भारत तक पहुंच गया था, गुजरात वाले साइड तक, तो इम्पोर्टेंट है। और सक्रिय ज्वालामुखी उसको कहते हैं जिससे लगातार उद्गार होते रहते हैं, इसीलिए स्टाम्बोली जो ज्वालामुखी उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि लगातार उससे लावा गैस वगैरह निकलते रहते हैं। इस ज्वालामुखी से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो आंतरिक स्थलाकृति बनती है उसमें जैसे बैथोलिथ है, यह गुंबद के आकार का होता है। लैकोलिथ है, जब मैग्मा सतह के नीचे जम जाता है उसे लैकोलिथ कहा जाता है। फिर सील है, डाइक है, ये इसके उदाहरण है। भारत में जो दक्कन ट्रैप है वह भी ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित एक क्या है? पठार है। और आपको पता होगा ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वह एक तो केंद्रीय उद्गार प्रकार का होता है। जो केंद्रीय उद्गार प्रकार का होता है वह अत्यधिक विस्फोटक होता है। तो उसमें जो ज्वालामुखी होते हैं जैसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी, अस्टाम्बोली ज्वालामुखी, विश्वेश ज्वालामुखी, एक दरारी प्रकार का ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यानी कि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय प्रकार के, एक दरारी प्रकार के। दरारी प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें उद्गार जो होता है वह विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, उसी से पठार का निर्माण होता है। जैसे लावा पठार यानी कि भारत का जो दक्कन का ट्रैप है, और लाइनचल पठार कनाडा का, ये इस तरह के पठार हैं। आगे चलते हैं। अब हम वायुमंडलीय संरचना देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आ सकता है। तो वायुमंडलीय संरचना के अंतर्गत वह हमारा जो वायुमंडल है उसकी कुछ परतें हैं, जैसे क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। आप वायुमंडल की एक टेबल बना के उसमें दिखा सकते हैं कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, शेष अन्य गैसें। ये आप एक पाई चार्ट बना के अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते समय दिखा सकते हैं। क्षोभमंडल जो है ये स्थल से 16 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। सभी जो मौसमी घटनाएं हैं इसी में होती है। मौसमी घटनाओं के कारण यहाँ पर वायुयान का यातायात नहीं होता, क्योंकि वायुयान के यातायात के लिए क्या चाहिए? शांत वातावरण चाहिए। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। इसके बाद जो मंडल आता है वह समताप मंडल, जो 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर वायु की जो गति है स्थिर होती है, शांत होता है, इसीलिए यहाँ पर वायुयान परिवहन होता है। यही इसी समताप मंडल का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? ओजोन परत वाला क्षेत्र कहलाता है, ओजोन मंडल कहलाता है। और ओजोन उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी कि एक तरह का सुरक्षा कवच है पृथ्वी का। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में इस सुरक्षा कवच को क्या हो गया? ये टूट गया है,
छेदित मतलब इसमें छेद हो गया था, जिससे सीधे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती थी, मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। जो मध्यमंडल यह 50 से 80 किलोमीटर लंबा ऊंचा होता है और इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है और यहीं पर उल्का पिंड जब आते हैं तो वे जल जाते हैं इसमें। इसके ऊपर आयनमंडल होता है, ये 80 से 640 किलोमीटर ऊंचा होता है और यहाँ पर जो गैस रहती है वो विद्युत आवेशित कण के रूप में रहते हैं। यहीं से ही हमारा संचार चालित होता है, जैसे रेडियो तरंगें यहीं से प्रभावित होकर परस्पर आती है और यहीं पर अरोरा की घटना दिखाई देती है, बोर्लिस और ऑस्ट्रेलिस अरोरा। इसके ऊपर वायुमंडल होता है और इसी में ही हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं और ये अत्यधिक तापमान होता है इस मंडल का। आप ये चित्र देख सकते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं पवन का संचार, क्योंकि अभी तक पवन से एक क्वेश्चन आया है और पवन से निर्मित स्थलाकृतियों से भी एक क्वेश्चन आया, तो इम्पोर्टेंट है पवन का संचार, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत जरूरी है। तो पवन का संचार क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये देखते हैं। यह जो संचार होता है यह दाब की विभिन्नता के कारण होता है। यानी कि अगर एक, जैसे यहाँ पर देखिए वायु क्यों चलती है, एक जगह लो प्रेशर होगा और एक जगह हाई प्रेशर होगा, तो वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यानी कि किधर चलती है, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा यानी कि यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर इस तरफ से किस तरफ जाएगी, लो प्रेशर की ओर। कोरियलिस बल के कारण भी चलती है, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण भी हवा का संचार होता है। तो पवनों के प्रकार, पवनें 3 तरह से होती हैं। एक तो प्रचलित पवनें जिनको अस्थायी पवनें भी कहते हैं, यानी कि वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है। व्यापारिक पवनें यानी कि प्रचलित या अस्थायी पवनों के अंतर्गत जो पवनें आती हैं उसमें 3 तरह की होती है, जो 0 से 30 डिग्री के मध्य चलती है, 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, वे हमारी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। 30 से 60 डिग्री अक्षांश से उत्तर दक्षिण जो चलती है वे हमारी पश्चिम पवन कहलाती है और 60 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश के मध्य ध्रुवीय पवन कहलाती है। लेकिन इन अस्थायी पवनों के साथ साथ कुछ मौसम के अनुसार भी पवनें चलती है, यानी कि गर्मी के मौसम में अलग, सर्दी के मौसम में अलग। जैसे इन्हीं मौसमी पवनों में जैसे मानसूनी पवनें, स्थलीय पवनें और जलीय पवनें, यानी इनको घाटी समीर और क्या कहा जाता है, पहाड़ी समीर भी कहा जाता है। साथ ही साथ कुछ स्थानीय पवनें भी होते हैं, जैसे जो हमारी गर्म पवनें जिसमें चुनिक यूएसए में चलती है, फान आल्प्स पर्वत के पास चलती है, लू भारत में चलती है। ठंडी पवनें जैसे मिस्टल फ्रांस में चलती है, बोरा और बिलजेड, ये कुछ पवनें, अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें, 3 तरह की पवनें होती हैं। अब हम देखते हैं चक्रवात। चक्रवात सबसे इम्पोर्टेंट है और चक्रवात से अभी तक 3 क्वेश्चन आए, 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 1 क्वेश्चन। और चक्रवात क्योंकि हर वर्ष चक्रवातों की बारंबारता उनकी तीव्रता में लगातार वृद्धि होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो चक्रवात का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली चक्रवात होते क्या हैं इसको समझते हैं। चक्रवात जो होते हैं वे वायु यानी कि वे निम्न वायु दाब के केंद्र हैं और जिनमें हवा बाहर से अंदर की ओर चलती है। क्या है इसकी परिभाषा, यानी कि इनके केंद्र में निम्न दाब होता है और उनके बाहरी जो परिधि होती है इसमें उच्च दाब होता है और उच्च दाब से, यानी कि यहाँ पर देखो ये केंद्र की ओर हवा चल रही है, केंद्र की ओर। जो साइक्लोन होते हैं ये वृत्ताकार हवाओं से घिरे निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनमें परिधि से केंद्र की ओर हवा चलती है। एक सामान्य से इसकी डेफिनेशन हो गई। इनकी जो दिशा है चक्रवात की, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और प्रति चक्रवात किसे चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में, क्लॉकवाइज। चक्रवात मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक उष्ण चक्रवात, एक शीतोष्ण चक्रवात। जो उष्ण चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति का कारण तापीय और ये विनाशकारी होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। इनका उदाहरण जो है साइक्लोन है और जो बिज रो बिज विप्रोज एक चक्रवात आया था उसका एक उदाहरण है। टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं उनकी उत्पत्ति वातावरण पर होती है और ये विस्तृत क्षेत्रों में फैले होते हैं और उनमें धीमी गति से वर्षा होती है। यानी कि उष्ण चक्रवात में तीव्र गति से कम समय में अधिक वर्षा होती है और ये छोटे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।
जो हमारी जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वर्षा वर्षा के जो प्रकार है, 3 तरह की वर्षा होती है। विषुवत-रेखीय वर्षा यानी कि विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा, पवनमुखी ढाल यानी कि पर्वतों पर जो वर्षा होती है वो पवनमुखी ढाल पर वर्षा होती है, और वाताग्रीय वर्षा यानी कि शीतोष्ण चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है। अब हम देखते हैं आगे चल के, हमने अभी देखा कि चक्रवात क्या है। चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं जिसमें हवा की परिधि से केंद्र की ओर चलती है। देखो ये परिधि से केंद्र की ओर हवा आ रही है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर। ये तो जो है चक्रवात। प्रति चक्रवात ठीक इसके उल्टे होते हैं। प्रति चक्रवात उच्च वायु दाब के केंद्र होते हैं जिनमें हवा केंद्र से बाहर की ओर चलती है। अब हम चक्रवात, क्योंकि अभी तक जो डेफिनेशन पूछी वो चक्रवात पे पूछी। 2 बार चक्रवात उष्णकटिबंधीय आ चुका है और 2 बार चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय आ चुका है। हो सकता है कि चक्रवात के साथ साथ इस बार प्रति चक्रवात का तुलनात्मक पूछ ले। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात की ये डेफिनेशन बताई है। और चक्रवात क्योंकि पता है वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जबकि प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं। आप इस तरह से अपनी परिभाषा बता सकते हैं। ये बता ही दिया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति ताप का कारण होती है। इनमें जो ऊर्जा है मुख्यतः गुप्त ऊर्जा होती है। इसका उदाहरण है मोचा तूफान। शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं उनकी उत्पत्ति वातावरण पर होती है और ये विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, और इनमें जो वर्षा होती है धीमी गति से होती है और अधिक समय तक होती रहती है। अब फिर हम, क्योंकि उष्ण चक्रवात आप 2 बार पूछा जा चुका है, इसके लिए और थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसकी जो उत्पत्ति होती है वह समुद्री सतह का जब तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो या उससे अधिक हो तब इसकी उत्पत्ति हो समुद्री सतह पर। और ये समुद्री सतह से उत्पन्न होकर स्थल की ओर जाते हैं, और जैसे जैसे ये स्थल के अंदर जाते रहते हैं इनका विनाश होना शुरू हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कोरियोलिस बल। इसकी स्थिति कब होती है, कम विंड शेयर इसमें होता है और गुप्त उष्मा होती है। इसका विनाश कब होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, जैसे जैसे समुद्र से स्थल की ओर बढ़ते जाते हैं ये कमजोर पड़ते जाते हैं, क्योंकि इनका ऊर्जा का स्रोत क्या है, समुद्र। जैसे जैसे समुद्र से हटते जाएंगे तो ये कमजोर पड़ते जाएंगे। नमी की आपूर्ति घटने के कारण ही ये कमजोर पड़ते जाते हैं, और घर्षण का बढ़ता के कारण भी ये कमजोर पड़ते जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि ये भी आ चुका है 2 बार। इसकी उत्पत्ति वातावरण पर होती है। वातावरण आपको पता है 2 ढलवा सतह होती है जिनके ताप और दाब में और घनत्व में अंतर होता है, यानी कि विपरीत अंतर होता है। जब गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलन पर ही वातावरण का जनन होता है। इसका भारत में पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके कारण सर्दी के मौसम में उत्तरी भारत और साथ साथ तमिलनाडु में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, और ये रबी की फसल के लिए विशेष रूप से अच्छे माने जाते हैं। तो ये हमने चक्रवात के बारे में देखा। अब हम वर्षा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वर्षा पे टॉपिक पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इसलिए वर्षा का भी देखना जरूरी है। तो वर्षा के लिए क्या दशा होनी चाहिए, वर्षा के लिए आर्द्रताग्राही। आखिर वर्षा क्या है, यानी कि वर्षा जो होती है इसके लिए जो कंडीशन है, इसके लिए एक तो आर्द्रताग्राही नाभिक का होना जरूरी है वायुमंडल में, जहाँ पर आर्द्रता इकट्ठी हो। साथ ही साथ वायुमंडल पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता का भी होना जरूरी है, यानी कि जब तक आर्द्रता नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी। जैसे आपने देखा दिल्ली में इन्होंने कृत्रिम वर्षा की बात कराई थी, और यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के लिए वायुमंडल में जहाज भी उड़ाया था, लेकिन वर्षा नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आर्द्रताग्राही नाभिक तो डाल दिया वायुमंडल में, लेकिन यहाँ पर उतनी आर्द्रता नहीं थी। तो ये 2-3 कंडीशन होनी चाहिए वर्षा के जो प्रकार है। और जब यह आर्द्रताग्राही नाभिक के चारों आर्द्रता बैठ जाती है और ये ऊपर जो हमारी वायु है उसको सहन करने की क्षति सहन नहीं कर पाती, तब ये हिमकण के रूप में, वर्षण के रूप में, यानी कि पानी के बूंद के रूप में वर्षण होने लगती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है पूरे विश्व में। एक तो सवैनी वर्षा। सवैनी वर्षा हमेशा वहाँ पर होती है जहाँ पर पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक होता है, तो उससे संलग्न क्षेत्र से जो हवा आती है लगती है, उससे संलग्न क्षेत्र की हवा ऊपर उठने लगती है, और वह ऊपर उठते सार जब उसमें संघनन हो जाता है तो वर्षा होने लगती है। फिर पर्वतीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा हमें अधिकांश जहाँ पर अत्यधिक ताप होगा वहीं पर होगी।
इसलिए विषुवत के क्षेत्रों में सव्यानी वर्षा भी होती है। पर्वतीय वर्षा हमेशा पर्वतों के ढाल के साइड में जब उठती है तो ऊपर जाके जब ये अवरोध का सामना करती है तो उस ढाल की तरफ वर्षा होती है, जबकि उससे दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है। जैसे पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर और नासिक में आप देखा है कि एक तो वो पौन के मुख ढाल में और एक पौनमुखी ढाल में है। वाताग्रीय वर्षा मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर गर्म और ठंडी दो विपरीत स्वभाव वाली हवा मिलती है और वहीं पर वाताग्रीय वर्षा होती है। यह वर्षा अधिक समय के लिए होती है और कम मात्रा में होती है। तो ये हमारे वर्षण के प्रकार थे। अब हम देखते हैं बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है बादल से भी क्योंकि बादल के प्रकार, एक तो पक्षाप बादल है। पक्षाप बादल, इनकी जो संरचना होती है पक्षी के पंखों की तरह होती है, सफेद प्रकार के, ये पक्षापी बादल कहलाते हैं और इनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर चक्रवात का संकेत देते हैं, यानी कि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर बनते हैं और चक्रवात का संकेत देते हैं। पक्षाप स्तरीय बादल, ये सूर्य चंद्र यानी कि जब सूर्य चंद्रग्रहण के सूर्य चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल बन जाता है, ये उसके सूचक होते हैं। इनसे भी चक्रवात के आने की सूचना मिलती है। एक उच्च स्तरीय बादल होते हैं, ये विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, इनसे लगातार वर्षा होती है। एक वर्षा स्तरीय बादल होते हैं, यानी कि निम्बस, इनको सूर्य को ढकने वाला काला बादल भी कहा जाता है। इनसे भारी वर्षा होती है और साथ ही साथ बिजली कड़कती है, यानी कि जो निम्बस क्लाउड होते हैं। कपासी वर्षा, ये कपास की तरह होते हैं और गोभी के फूल के समान होते हैं। साफ मौसम इससे दिखाई देता है। कपासी वर्षी बादल, गरज के साथ इससे वर्षा होती है, ओले भी पड़ते हैं, तबियत ठंडा भी और मूसलाधार वर्षा पड़ती है। तो ये हमारे बादल के प्रकार से आप इसको इसी तरह से एज इट इज चित्र बना के लिख सकते हैं। अब हम समुद्र विज्ञान की तरफ चलते हैं और समुद्र विज्ञान में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो केवल ओशियन करंट से आए हैं और ओशियन करंट से भी किससे आए हैं, अटलांटिक महासागर पे ही 3 क्वेश्चन आए हैं अलग अलग वर्षों में। तो अटलांटिक महासागर पे जो क्वेश्चन आए हैं वो 2018 में 2 और 19 में 1, तो इस बार आने की संभावना है। समुद्र से जो एक क्वेश्चन आया है, यानी कि एक तो जलधाराओं से, एक समुद्री संसाधनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उसको भी देखेंगे हम। महासागरीय उच्चावच, तुम जिस तरह से पृथ्वी के स्थल पर, जैसे ये हमारा पर्वत है, ये हमारा पठार है, ये हमारी घाटी है, तो इसी तरह से जब हम समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग तरह की संरचनाएं होती है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है, ओशियन रिलीफ के बारे में। तो ओशियन जो रिलीफ है, इसके कुछ भाग होते हैं। जैसे ही हम तट से समुद्र के केंद्र की ओर यानी कि गहराई में बढ़ते जाते हैं तो उसके भाग इस तरह से है, जैसे महाद्वीपीय मगन तट, फिर महाद्वीपीय मगन ढाल, फिर गहरे सागरीय मैदान और फिर गर्त, इस तरह से आते हैं। तो जो महाद्वीपीय मगन तट है, इसकी गहराई लगभग 200 मीटर होती है, ढाल इसका 1 डिग्री होता है। इसका जो महत्व होता है, हम जो भी मत्स्य पालन होता है वो यहीं पर होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी गहराई कम होती है तो सूर्य का प्रकाश आराम से पहुँच सकता है, इसलिए विश्व की सर्वाधिक मछली यहीं पर पकड़ी जाती है। यहीं पर पेट्रोलियम के भंडार है, यानी कि जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत भी यही है, क्योंकि यहीं पर जीवाश्म ईंधन मिलता है। महाद्वीपीय मगन तट से जैसे हम समुद्र की ओर आगे बढ़ते हैं तो महाद्वीपीय मगन ढाल आता है। जैसे ये देखो, ये महाद्वीपीय मगन तट है, ये महाद्वीपीय मगन ढाल है। इसकी जो ढाल होती है वो 2 से 3 डिग्री होती है, महाद्वीपीय मगन ढाल। और यह महाद्वीपीय महाद्वीपों की सीमा को निर्धारित करता है। इसके बाद आता है गहन महासागरीय मैदान। ये गहरे होते हैं और ये सर्वाधिक विस्तृत होते हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर जितना भी महासागर है उनका लगभग 76% हिस्सा गहरे सागरीय मैदानों का ही है और इनकी गहराई लगभग 3000 मीटर से 6000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के मध्य होते हैं। आप यानी कि देखो, पूरी अगर हम पृथ्वी पर बात करें, जिस तरह से हम पृथ्वी पर सोचते हैं इसी तरह से हम समुद्र के बारे में सोचेंगे। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्से पे क्या है, मैदान। तो ठीक उसी तरह से समुद्र के अधिकांश हिस्से पे भी क्या है, मैदान। यहाँ पर नीला जो पंख है वो पाया जाता है,
फिर इसके बाद आते हैं गहरे गर्त आती है, जैसे ये गर्त है, ट्रेंच है। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जैसे विश्व की सबसे गहरी जो ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच है, और जो कहाँ पर है, ये है हमारी प्रशांत महासागर में। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। अब हम महासागरों के वो देखते हैं कि महासागरों पर जो डिपॉजिट मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत तरह के संसाधन प्रदान करते हैं, डिपॉजिट। और इन्हीं संसाधनों पे आगे चल के क्वेश्चन हमारे कई देखने को मिलेंगे हमें महासागरीय निक्षेपों से। तो महासागरीय जो निक्षेप है वो उनको दो तरह से विभाजित किया जाता है। एक तो स्थलीय, यानी कि जो पदार्थ स्थल से महासागरों में जाते हैं, एक जलीय से। तो स्थलीय में भूमि के अपरदन से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं, जैसे बजरी, रेत, पंख को यानी कि मड भी कहते हैं, ये हमें स्थलीय पदार्थ कहलाते हैं। इनका रंग होता है नीला, हरा और लाल। फिर जैविक पदार्थ होते हैं, इसके अंतर्गत जैविक पदार्थों के दो तरह के होते हैं। एक तो चूना प्रधान, जिसमें ग्लोबिजेरेना और पेट्रोपोड। फिर सिलिका प्रधान, जिसमें डाइटम और रेडियोलेरिना। फिर अजैविक पंख होते हैं, जिसके अंतर्गत लाल चीका, ज्वालामुखी की धूल, उल्कापिंड। और ये कहाँ पर मिलते हैं, मतलब समुद्र के अत्यधिक गहराई में। तो ये 3 तरह के पदार्थ हमें मिलते हैं समुद्र से। आगे चलते हैं, महासागरीय जलधारा, यहीं से क्वेश्चन आया है, और यहाँ से अब तक 3 क्वेश्चन आए, और तीनों के तीनों क्वेश्चन अटलांटिक महासागर की जलधारा पे हैं। तो हम जलधारा के बारे में पढ़ेंगे, जलधाराएं क्या होती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। जो जलधाराएं होती हैं महासागरों में, एक निश्चित दिशा में चलने वाली विशाल जलराशि होती है। किस वजह से उत्पन्न होती है, इनकी उत्पत्ति जो होती है प्रचलित पवन के कारण होती है। यानी कि जिधर पवन चलती है, अगर पवन उत्तर से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चल रही है तो गर्म जलधाराओं का विकास होगा, और उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो ठंडी जलधाराओं का विकास होगा। यहाँ पर एक चित्र देखते हैं, जैसे हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। अधिक टेम्परेचर के कारण यहाँ पर जल का स्तर भी बढ़ जाता है, तो जल इधर को प्रवाहित होता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। तो जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जल जाएगा तो ये कैसा होगा, ये गर्म जलधारा होगी। लेकिन कुछ जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर भी आती है, और ध्रुवों का जल कैसा है, ठंडा, तो वो ठंडी जलधारा होगी। तो अब हाँ, जलधारा की उत्पत्ति के लिए जो कारक जिम्मेदार है, उसमें एक तो प्रचलित पवन, तापमान और लवणता में अंतर, तथा पृथ्वी की घूर्णन गति, ये इसके मुख्य कारण है। गर्म जलधारा जो होती है वे 2 तरह की होती है, एक ठंडी गर्म जलधारा और एक गर्म जलधारा। जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जलधाराओं को तटीय क्षेत्रों का तापमान भी प्रभावित करता है। जहाँ जिस तट से होकर गुजरती है, तट की आकृति भी प्रभावित करती है। तो अब हम अलग अलग महासागरों की जलधाराओं को देखते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी पे आया है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर में 2 तरह की जलधारा है, गर्म और ठंडी। तो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम में ब्राजील धारा है, ठंडी जलधारा लैब्राडोर की धारा, कनारी धारा, पेंगुला धारा। प्रशांत महासागर में गर्म और ठंडी जलधारा, जिसमें गर्म जलधारा कुरोशियो धारा, अलास्का धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा। ठंडी जलधारा कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट जलधारा यानी कि पेरू की जलधारा। और जब पेरू की जलधारा है, पेरू की जलधारा से संबंधित है एक अल नीनो और ला नीनो का कंसेप्ट। हिंद महासागर में गर्म और ठंडी जो जलधारा है इस प्रकार है, गर्म जलधारा अगुलास जलधारा और मोजम्बिक जलधारा। ठंडी जो जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। ये जलधाराओं का पैटर्न है, ये चित्र है, आपको इस तरह का चित्र बनाना है। जलधाराओं का क्या महत्व है, इनका जलवायु की दृष्टि से महत्व है, और संसाधन विकास से भी महत्व जुड़ा है, इसीलिए इनको बार बार पूछा जाता है। एक तो मत्स्य पालन होता है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ पर मछली के लिए प्लैंकटन उत्पन्न हो जाता है, उस तीव्र गति से मछली का उत्पादन होता है, जैसे न्यूफाउंडलैंड। मरुस्थल, जो भी यानी कि मरुस्थल का निर्माण भी इन्हीं की वजह से होता है, खासकर ठंडी जलधारा।
पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराओं के कारण ही मरुस्थल विकास होते हैं। आप देखो यहाँ पर ये मानचित्र है, ये हमारा अफ्रीका का मैप है और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका का मैप है। इसके इधर पश्चिमी साइड में 0 से 30 के मध्य, क्योंकि हवा 0 से 30 के मध्य किधर चलती है, व्यापारिक पवनें चलती है, जिनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये समुद्र से यहाँ से पानी लेके जाएंगी, तो जैसे जैसे स्थल से के अंदर जाती जाती है, इनमें नमी घटती रहती है। इसीलिए महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्या हुआ है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर मरुस्थलों का निर्माण हुआ, जैसे अटकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, इस तरह के। तो ये हमारी जलधाराओं का एक सामान्य सी परिभाषा थी। आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये ठंडी जलधारा है। अब हम एक यहाँ से एक क्वेश्चन है सीमा और सीमांत से, और ये टॉपिक सिलेबस में स्पेशली मेंशन भी है। तो सीमा और सीमांत के बारे में पढ़ते हैं। और सीमा पर क्वेश्चन आया था 2020 में और 23 में। तो सीमांत क्या होता है और सीमा क्या होती है? सीमांत यानी कि फ्रंटियर, सीमा बाउंड्री। जो सीमांत होती है वो प्राकृतिक होती है, भौगोलिक होती है। जैसे किसी पर्वत के द्वारा निर्धारित, जैसे हमारा हिमालय क्या है, ये भी एक सीमा का निर्धारण करता है। यह एक संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी कि क्योंकि ये एक नेचुरल होते हैं तो इसमें दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं मिलती है। यह बहिर्मुखी होती है, अतीत की अवधारणा होती है। बाउंड्री क्या होती है, यह कृत्रिम होती है और यह रैखिक स्वरूप में होती है। जैसे रेड क्लिफ रेखा, मैग्नेट रेखा, एलओसी, ये क्या है, ये कृत्रिम है, एक मानव के द्वारा बनाई है। ये राजनीतिक होती है, वैधानिक निर्धारण होता है, अंतर्मुखी होती है और वर्तमान की अवधारणा से जुड़ी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब हम, क्योंकि विश्व के भूगोल देख लिया, भारत का भूगोल देखते हैं। भारत के भूगोल से हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अभी तक भारत के प्राकृतिक विभाजन से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आने की संभावना है, उसमें ही देखते हैं। तो भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है, आप जानते हैं, भारत को जो प्राकृतिक रूप से विभाजित किया गया है, वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटीय व द्वीपीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका वर्गीकरण देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे ट्रांस हिमालय, ये जो हिमालय है ये हमारा ट्रांस हिमालय है। आप चित्र में देखिए, आप इसी तरह से मैप बना सकते हैं। ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां है वह है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और यहाँ पर जो पाए जाने वाले हिमनद है वो सियाचिन है, विस्पर है। यानी कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, प्लेट विवर्तन की थ्योरी के अनुसार, तो इनसे टकराने से दोनों कैसी प्लेट है, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट है। इसमें अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे गई और आपस में प्लेटों के टकराने से अवसाद बने, अवसादों में फोल्ड बने, और इसीलिए इन फोल्ड की वजह से ही विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत बने। इन्हीं को कहते हैं वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। तो उसमें सबसे पहले कौन बना, कराकोरम। कराकोरम के बाद बना उच्च हिमालय, उच्च हिमालय के बाद बना मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में बना शिवालिक हिमालय। इसलिए इनकी उत्तर से दक्षिण ऊंचाई घटती चली गई। यानी कि सबसे अधिक ऊंचे पर्वत ट्रांस हिमालय के, उससे कम ऊंचे पर्वत ग्रेट हिमालय के, फिर लेसर हिमालय के, फिर शिवालिक हिमालय के। तो हमने ट्रांस हिमालय देख लिया। मुख्य हिमालय देखते हैं। मुख्य हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, और इसी महान हिमालय में एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसे पर्वत है, और इनका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ। महान हिमालय के ठीक दक्षिण में लेसर हिमालय, ये वाला, और इसमें जो है पीर पंजाल, धौलाधार जैसी पर्वत श्रेणियाँ है। यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है जैसे शिमला है। करेवा एक निक्षेप है। करेवा निक्षेप जम्मू में मिलता है, जहाँ पर कृषि होती है, किसकी, केसर की। और पोम्पुरा एक वहाँ पर बड़ा बाजार है, केसर उत्पादन का केंद्र है। फिर मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। यह नवीन हिमालय है, यानी कि वर्तमान में सबसे नवीन यही है। और इसी पर अवस्थित दून है, यानी कि यहाँ पर दून और द्वार है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। और इसके बाद आ जाता है हमारा मैदानी क्षेत्र।
तो उत्तर से दक्षिण इनका क्रम इस तरह से है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। एक हिमालय को दूसरे हिमालय से कुछ फाल्ट लाइनें अलग करती है, जैसे सिंधु सांस ये है इन सिंधु सांगपो सच्चर जोन, मेन मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये इस तरह की संरचनाएं इनको अलग करती हैं। हिमालय के ठीक दक्षिण में है एक विशाल मैदान, जो प्रारंभ में नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी, और जब यह हिमालय बना तो उसके जो अवसाद थे उनसे से यह विशाल मैदान का निर्माण हुआ। बाद में कुछ नदियों के द्वारा अवसाद धीरे धीरे लाते गए और यहाँ पर डिपॉजिट हो गए। तो शिवालिक पर्वत से जैसे यहाँ पर शिवालिक से नदी उतर रही है, तो यहाँ पर ये मैदान का निर्माण हुआ, ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक उत्तर से दक्षिण ऐसे अगर हम चलते हैं, तो ऐसे उत्तर से दक्षिण जो इसका क्रम है मैदान का, भाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है। भाबर वह क्षेत्र है जो शिवालिक के बिल्कुल गिरिपदीय क्षेत्र में है, और यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर मुख्यतः कंकड़ पत्थर मिलते हैं। इन्हीं कंकड़ पत्थरों में जैसे ही हिमालय क्षेत्र से नदियाँ नीचे उतरती है, वह विलुप्त हो जाती है। यह क्षेत्र दल मतलब खेती के लिए अनुपयुक्त है। इसके ठीक दक्षिण में ये जो क्षेत्र है तराई का क्षेत्र है, यह नम और दलदली क्षेत्र है। जो नदी भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई थी, वह तराई क्षेत्र में ऊपर आके प्रकट हो जाती है। तराई क्षेत्र जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर एग्रीकल्चर में गन्ना आदि की खेती की जाती है। तराई के ठीक दक्षिण में बांगर है, जो एक जलोढ़ मैदान है, और यहाँ पर ये जो बांगर है यह पुरानी जलोढ़ मैदान है, और यहाँ पर वर्तमान में बाढ़ नहीं आती, पहले बाढ़ आती रहती थी। खादर ये नवीन जलोढ़ मैदान है, और यह अत्यधिक उपजाऊ है, और यहीं पर ही सर्वाधिक बाढ़ आती है। अगर हम इस विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन करें, तो पंजाब का मैदान, हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ये और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर का जो मैदान है इसी को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। फिर भारत का एक भौतिक विभाजन प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी कहा जाता है, जो अत्यधिक दृढ़ है, प्राचीन है, सबसे प्राचीन मतलब हिमालय से भी प्राचीन है ये प्रायद्वीपीय पठार। इसकी जो उत्पत्ति है प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक भाग था यह, और इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है, आप देख रहे हैं। इसके दो मुख्य भाग है, केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार। केंद्रीय उच्च भूमि में मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार आप जानते हैं खनिज संपन्न है, यहाँ पर कोयले से लेके लोहे से लेके बहुत सारे अयस्क मिलते हैं। दक्कन का जो पठार है वह ज्वालामुखी यानी कि दरारी उद्गार से निर्मित एक पठार है। ज्वालामुखी चट्टानें यानी कि विशाल चट्टानों से निर्मित है। इसी को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। दक्कन ट्रैप पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, और यहाँ पर कई संरचनात्मक घाटी है, जैसे नर्मदा ताप्ती की घाटी। यहाँ पर ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा है। और दक्कन के पठार की सबसे ऊंची यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नईमुड़ई है, धोदा बेटा है। इसके बाद आता है हमारा तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र ये पश्चिमी तटीय मैदान, और एक तरफ हमारा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ाई, पश्चिमी तटीय मैदान संकर है और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। क्योंकि ये क्या है, ये इस तरह से है, पश्चिमी तटीय मैदान इस तरह से, तो ये संकर है और ये चौड़ा है, क्योंकि ये इधर से, इसलिए अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम किधर से? और पश्चिमी घाट से होते हुए किधर गई? पूर्वी घाट की ओर। नदी के मुहाने पश्चिमी तट पर जो भी नदियाँ गिरती है वो ज्वार एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा और तापी, यानी कि वे सीधे जाके समुद्र में मिलते हैं, उनके द्वारा लाए गए अवसाद नहीं होता, कम होता है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ अधिक लंबाई से बहती हुई अवसाद लाती है, डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महान नदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी आदि। वर्षा, यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान पर जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा होती है, और ये हरा भरा है। यहाँ पर जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, खासकर कोरोमंडल यानी कि तटीय तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान के जो प्रमुख बंदरगाह है, कांडला है गुजरात में, मुंबई है, कोची है। पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, चंडीगढ़ है। हमारे जो द्वीप समूह दो तरह के हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ज्वालामुखी और विवर्तनिक क्रियाओं से
निर्मित है। दूसरे लक्षद्वीप जो प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। इनका महत्व है द्वीपों का पर्यटन की दृष्टि से सामरिक महत्व है। इन्हीं के विकास के लिए तटीय और द्वीपीय क्षेत्र के विकास के लिए सागरमाला परियोजनाएं चलाई रखी है, जिसके तहत बंदरगाहों का विकास किया जाता है। अब हम देखते हैं मिट्टी से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, संभावना है आ सकता है। तो हम पहले मृदा की जो परिच्छेदिका है उसको देखते हैं। हमारी जो मृदा की जो प्रोफाइल है वो इस तरह का दिखाई देता है, यानी कि मृदा की सबसे जो ऊपरी परत है उसको ऑर्गेनिक परत बोलते हैं, यानी कि कार्बनिक। इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। इसके ठीक नीचे जो वह है सतही मृदा है। इसके ठीक नीचे निस्तालित मृदा है। फिर मृदा है और इसके सबसे नीचे प्रत्येक मृदा है और फिर बाद में आधार शैल। ये हमारी क्या है, जो सोइल प्रोफाइल है उसका एक चित्र है। मिट्टी का जो निर्माण होता है समय से, प्राकृतिक चट्टानों से, जैविक पदार्थों से, ऊंचाइयों से आदि के परस्पर संयोजन से होता है। और मिट्टी एक दिन में नहीं बनती, यह काफी लंबे समय के बाद बनती है। तो ह्यूमस इसमें होता है। पूर्वोत्तर भारत में मृदा का मूल्यांकन, गुणवत्ता मूल्यांकन का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर झूम की खेती की जाती है। तो झूम की खेती से मृदा क्या होती है, और मतलब ऊसर हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर अधिक यूज, कीटनाशक प्रयोग करने से वहाँ की मृदा भी प्रभावित हो रही है, इसलिए पूछी जा रही है। यूपी के संदर्भ में जलोढ़ मृदा है और जलोढ़ मृदा की प्रधानता है और ऊसर भूमि की समस्या से ग्रसित है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखेंगे भारत में जो मिट्टियाँ मिलती हैं वह मुख्यतः सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा मिलती है, क्योंकि विशाल मैदान है भारत का, तो वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा में यानी कि भारत की 43% क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा मिलती है, जो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली है। खासकर यह उत्तरी भारत के मैदान में पाई जाती है। इसमें मुख्य फसल गेहूँ और गन्ना होती है। फिर काली मिट्टी है जो दक्कन ट्रैप पे मिलती है, खासकर महाराष्ट्र गुजरात में, और यह लावा निर्मित मिट्टी है और कपास की खेती बेहतर होती है। इसमें जब ये मिट्टी सूख जा मतलब जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, जब यह सूख जाती है तो ये इसमें दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसे सवेता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती होती है। लाल पीली मिट्टी, यह दक्कन का पूर्वी भाग है, जैसे उड़ीसा छत्तीसगढ़ में होती है, और इसमें इसका लाल जो रंग होता है लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होती है। यहाँ पर मुख्यतः मोटे अनाज की फसलें होती हैं। लेटराइट मृदा, जहाँ पर अत्यधिक तापमान अत्यधिक उच्च होता है, वर्षा भी उच्च होती है, वहाँ पर यह मृदा मिलती है, खासकर पश्चिमी घाट में, और निस्खलन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें बागवानी फसलें जैसे काजू, चाय की फसल होती है। मूसली मिट्टी आप जानते हैं राजस्थान में लवणता अधिक होने के कारण वहाँ पर इस मिट्टी का विकास हुआ है। और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय किस्म की मिट्टी है, जहाँ पर सेब, केसर आदि की खेती की जाती है। और केसर किस मिट्टी में किया जाता है, करेवा मिट्टी में। फिर मृदा प्रदन, क्योंकि भारत की मृदा, भारत कैसा है, एक एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर होने के कारण मृदा की गुणवत्ता हमारे लिए बहुत जरूरी है, वह ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी और वनस्पति विकास के लिए भी। मृदा अपरदन प्रकार और संरक्षण। अपरदन के प्रकार, एक तो परत अपरदन, जैसे ही बारिश पड़ती है तो बारिश से जब पृथ्वी हमारी सतह होती है तो उस पर बूंद बूंद पड़ती है, ये नहीं कहे, उसको बूंद अपरदन भी कहा जाता है। जब अत्यधिक बूंद पड़ने लगती है तो पूरी की पूरी मिट्टी की ऊपरी परत उखड़कर बह जाती है, तो उसको परत अपरदन कहा जाता है। जब ये तीव्र गति से पड़ती है तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर हल्की हल्की नालियाँ सी बन जाती है, खाई सी बनने लगती है, उसी को अवनालिका या गुली प्रदन कहा जाता है। खासकर आप देखेंगे यह भिंड मुरैना मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी कि चंबल के जो क्षेत्र है वहाँ पर भिंड मुरैना इटावा जिलों में यह प्रभावित है। उत्तर ये वाले ये इसका समाधान क्या होगा, समाधान हम क्या करें, इसके संरक्षण की जो विधियाँ है, यहाँ पर हम समोच्च रेखीय जुताई कर सकते हैं, सीढ़ीदार खेत बना सकते हैं, वायु अवरोध की मेखला बना सकते हैं। और भारत सरकार ने इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चला रखा है मृदा संरक्षण के लिए। इम्पोर्टेंट है वनस्पति, भारत की वनस्पति कोई अभी क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर देखते हैं आने की संभावना है। जहाँ भारत में जो वनस्पति हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है।
भारत का ऐसा क्षेत्र जहाँ से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ये जो क्षेत्र है भारत में पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र है और इनमें जो वृक्ष मिलते हैं रोजवुड का, महोगनी का। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं इस क्षेत्र में वन। और ये जो वन मिलते हैं यहाँ पर साल और सागौन के वन मिलते हैं और इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तार इन्हीं वनों का है। कटीले वन ये खासकर शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं, खासकर राजस्थान और गुजरात, क्योंकि इसमें वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन पे जो वनस्पति होती है वे बबूल की, खेजड़ी की और कैक्टस की। पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले वन ऊंचाई पर मिलते हैं और इसीलिए इनको पर्वतीय वन कहा जाता है। खासकर हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं चीड़ के, देवदार के। तो ये आप देख सकते हैं हमारी वनस्पति। अब उत्तर प्रदेश की सिंचाई से एक बार क्वेश्चन आया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। एक घंटा हो गया क्योंकि टॉपिक हमारे अभी काफ़ी रह रहे हैं, तो तेजी से चलते हैं, इसको समाप्त करते हैं। सिंचाई संसाधन, स्रोत और तकनीकी। भारत में जो सिंचाई के संसाधन हैं उनका जो पाई डायग्राम है वो इस तरह से है। यानी कि सिंचाई के स्रोत सब जो हमारे यहाँ पर है, नलकूपों से 40% सिंचाई होती है भारत में। जैसे नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है? ट्यूबवेल से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में। नहरों से सिंचाई कहाँ पर होती है? भारत के 24% क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर इसका उदाहरण है। तालाब से क्षेत्र दक्षिणी भारत में खासकर पठारी भूमि में होती हैं। सिंचाई की जो विधियाँ है भारत में, सिंचाई की विधियाँ ड्रिप सिंचाई है, इसमें पानी की बचत होती है। महाराष्ट्र में इस तरह की सिंचाई होती है। स्प्रिंकल सिंचाई है, इसमें वर्षा का अनुकरण किया जाता है और इसी तरह से जिस तरह से वर्षा होती है इसी तरह से सिंचाई की जाती है और यह खासकर राजस्थान वाले शुष्क क्षेत्र में की जाती है। सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सही तरह से सिंचाई करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है, जिसका जो उद्देश्य है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इम्पोर्टेंट है सिंचाई। अधिवास, क्योंकि यहाँ से अधिवास से एक क्वेश्चन आया है। अधिवास से हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं? अधिवास से हमारे क्वेश्चन जो आए हैं ग्रामीण बस्ती से 3 आए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये 3 क्वेश्चन 19 में, 21 में, 22 में ग्रामीण अधिवास से आया है। जबकि स्मार्ट सिटी से 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं, एक स्मार्ट गांव से, एक स्मार्ट सिटी से। तो ग्रामीण बस्ती से 2023 के बाद क्वेश्चन नहीं आया, तो इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अधिवास, संकल्पना और इसके प्रकार देखते हैं। ग्रामीण अधिवास, अधिवास का आशय निवास घरों के उस संगठित समूह से जिसमें बस्तियों का निर्माण होता है। यानी कि घरों का जो समूह होता है उसी को अधिवास कहते हैं, जिसमें बस्तियों का निर्माण होता है। अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? स्थलाकृति यानी कि भौतिक कारक और मानवीय कारक अधिवास को प्रभावित करते हैं। जैसे स्थलाकृति, स्थलाकृति भी किसी अधिवास को प्रभावित करते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर घर मिलेंगे, मैदानी क्षेत्रों में पास पास मिलेंगे। जलवायु भी प्रभावित करती है। जल की उपलब्धता, आपको पता है विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ पर हुई? नदियों के पास। हाँ, फिर आगे चल के वैदिक सभ्यता का विकास भी कहाँ हुआ? नदियों के पास। तो जल की उपलब्धता, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक, यहाँ पर आर्थिक विकास के संसाधन होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण, जहाँ सरकार अच्छा प्रोत्साहन देगी वहाँ पर ही अधिवासों का निर्माण होता है। हमारे यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार नगर की जो परिभाषा है उस क्षेत्र को नगर में रखा जाएगा जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, जिसका घनत्व 400 से अधिक हो और जहाँ के 75% जो व्यक्ति हैं वो किस में काम करें? गैर कृषि क्षेत्र में काम करें। अधिवास, ग्रामीण अधिवास के प्रकार देखते हैं। जैसे गुंछित अधिवास, गुंछित अधिवास कहाँ पर मिलते हैं? उपजाऊ मैदान में, जैसे गंगा के मैदान। और ये गुंछित इसलिए बनते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और गुंछित आवास जैसे क्लस्टर के रूप में ये जो आवास है ये अर्धगुंछित आवास है। फिर पल्ली या पुरवा, ये अलग अलग क्षेत्र में बसे जहाँ 2-2-3 मैदान है। फिर पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में दूर दूर ये क्या होते हैं? आवास होते हैं। तो हम इस तरह से आवासों को दिखा सकते हैं
कुंचित, अधकुंचित, पल्ली या पूर्वा और बिखरे हुए छितरे हुए आवास। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ग्रामीण अधिवास को ज्यामितीय पैटर्न के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे अगर कोई सड़क है या नदी है, उसके दोनों किनारों पर बसने वाली बस्तियां क्या कहलाती है? रेखीय आवास। आयताकार पैटर्न, खासकर जो सिटी है, प्लान जो सिटी है जैसे चंडीगढ़ वगैरह, उनका इसी तरह से बनाए गए। इसी तरह से गांव भी होते हैं। कोई तालाब है, उसके चारों ओर जब ग्रामीण बस्ती का विकास हो जाता है तो वृत्ताकार विकास होता है। जहाँ पर कई सड़कें आके मिल रही है, उस चौराहे पर तारानूप का विकास होता है। जहाँ पर सड़कें आकर मिलती है तो यानी कि उस क्षेत्र से बाहर से, जैसे कहते हैं ना बाईपास, वो बाईपास इसी तरह बीच में केंद्र में शहर आ गया तो त्रिभुजाकार। इस आवास को कौन प्रभावित करता है? किसी भी अधिवास को स्थलाकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता, प्राकृतिक वनस्पति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारण प्रभावित करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। शहरीकरण, शहरीकरण से खासकर शहरीकरण में भारत में अभी तक जो विशेष में क्वेश्चन है वो स्मार्ट सिटी से आए हैं, और स्मार्ट सिटी अपने आप में ही शहरीकरण है। यानी कि शहरीकरण जब हाई टेक हो जाए वही स्मार्ट सिटी है। शहरीकरण से यानी कि स्मार्ट सिटी से अब तक 4 क्वेश्चन आए 2018, 20, 22, 24। तो भारत में शहरीकरण देखते हैं। 2011 की जो जनगणना है उसमें शहरीकरण की जो स्थिति कितनी थी? यानी कि 31%। 2050 तक हमारा जो शहरीकरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40% से अधिक। तो ये आप शहरीकरण की कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि हीट द्वीप, लू, ये समस्या, गंदी बस्ती, अनियोजित शहरीकरण, बाढ़, अनियोजित शहरीकरण में बाढ़ भी आ जाती है कभी कभी, जल फिर कचरे की समस्या, और किसकी समस्या? गंदी बस्तियों की समस्या। जैसे जो बेंगलुरु सिटी है उसमें क्या जल कंक्रीट भूमि, क्योंकि शहरों की एक विशेषता होती है, पूरी की पूरी भूमि कैसी होती है? कंक्रीट होती है, जहाँ पर वर्षा के पानी को जाने के लिए स्थान नहीं मिलता। इसलिए सभी शहरों का अपना पानी का स्रोत समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि भूमि ऊपर की कंक्रीट है, वनस्पतियों का विनाश कर दिया गया है। जब बारिश का पानी आएगा तो पानी बहकर कहीं और चला जाएगा, लेकिन पानी का दोहन हम सिटी का कर रहे हैं। जब सिटी के पानी को सारा निकाल लिया और उसका रिचार्ज नहीं हो रहा था तो क्या हो जाएगा? शून्य डे की स्थिति हो जाएगी, जैसे बेंगलोर में हुई थी। तो आगे चलते हैं। अनियोजित शहरीकरण से क्या चुनौती है? कोई जो भी आपको बताया, जैसे प्रवासन और आवास। भारत में लगभग 19 मिलियन आवास की कमी है और 65 मिलियन लोग गंदी बस्तियों में निवास करते हैं जो शहरी क्षेत्र में। बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे जल जमाव की समस्या, चेन्नई और बेंगलोर में बाढ़ की समस्या, आर्द्र भूमि का विनाश, क्योंकि वहाँ पर जो तालाब थे, झीलें थी शहरों की, उनको मिट्टी से भर दिया गया, उन पर भी बस्तियां बसा दी गई। स्वास्थ्य की समस्या, क्योंकि वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य नहीं होता, जितनी जनसंख्या होती है उसको प्रॉपर स्वास्थ्य या चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, ये सारी चीज़ नहीं मिल पाती। और आप देखते हैं जब शहर में अत्यधिक भीड़ हो जाती है तो उसके परिधीय क्षेत्र में, मलिन बस्तियों में फिर अपराध होने लगते हैं, कई अपराध। तो ये भी समस्या, शासन से संबंधित भी समस्या। हम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, कानपुर में प्रदूषण ज़्यादा है, लखनऊ में ज़्यादा है, क्योंकि कानपुर में फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या, यह भी शहरों की एक समस्या है। और स्मार्ट सिटी देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी पे। तो स्मार्ट का मतलब है हमारे जो शहर है उनको हम हाईटेक बनाएंगे, जैसे दुबई है, सिंगापुर है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, इस तरह से हम बनाएंगे। इसीलिए स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में 100 स्मार्ट सिटी की स्थापना करना था। तो यहाँ इसकी क्या देखते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है स्मार्ट सिटी मिशन की। इसमें स्मार्ट मोबिलिटी होगी, यानी कि जो परिवहन साधन है वे स्मार्ट होंगे, जैसे मेट्रो, रोपवे। भारत का सार्वजनिक परिवहन में रोपवे को स्थान देने वाला वाराणसी भारत का पहला जिला है। स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी भी है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क भी है। तो मेट्रो जो ट्रेन है वो साइकिल लाइन अलग बनाना, जैसे चेन्नई में हैदराबाद की मेट्रो
लखनऊ की मेट्रो आप उदाहरण दे सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहन, इसमें जल प्रबंधन भी होता है। चेन्नई में 1000 टैंक बनाए गए हैं ताकि जो बाढ़ की समस्या आ गई थी चेन्नई में वो दोबारा ना आ सके। यहाँ पर एकीकृत योजना होती है, जैसे गिफ्ट सिटी गुजरात में, यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। जो ऊर्जा होती है वो स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं, जैसे वाराणसी में सोलर लाइट लगाए जाते हैं, ई वाहन होते हैं, स्मार्ट प्रशासन होता है। यानी कि जो हमारी बिजली की सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, वो स्मार्ट होती है। वायु की गुणवत्ता के नापने के लिए मीटर होते हैं, एयर टावर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी मजबूत होती है। मुंबई में जैसे अभी कैसी सड़क बनाई गई, वहाँ पर जैसे उस पर वाहन गुजरते तो गाना बजता है, म्यूजिक वाली सड़क। तो स्मार्ट संरचना होती है, स्मार्ट पुलिसिंग होती है, स्मार्ट शासन होता है, स्मार्ट नागरिक होते हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं कैसी होती है, ऑनलाइन प्रदान करने की कोशिश की जाती है। ट्रैफिक भी ऑनलाइन होता है। लेकिन इस स्मार्ट सिटी की कुछ अपनी समस्याएं हैं, जैसे एक तो हम साइबर सिक्योरिटी, हमारी समस्या है इतनी मजबूत नहीं है। दूसरी बात, हमारे नागरिक क्या है, इतने अवेयर नहीं है। जैसे डिजिटल अरेस्ट की समस्या नागरिकों को। फिर ऊर्जा का जो हमारे पास जो स्रोत है वो अभी तक जीवाश्मी ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अक्षय ऊर्जा की अपनी चुनौती है, जैसे पवन या सूर्य की जो ऊर्जा है उसकी मौसम से संबंधित समस्या, दिन में वो उपलब्ध रहती, रात को नहीं रहती। इस तरह की बहुत सारी समस्या है। तो आगे चलते हैं, स्मार्ट सिटी के बारे में और देखते हैं। स्मार्ट शासन होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट शासन, यानी कि ICC जो मॉडल है भोपाल का है, भोपाल मॉडल। इसमें क्लाउड आधारित केंद्र है जो यातायात और सुरक्षा सेवाओं को एकीकृत करता है। SPV यानी कि विशेष प्रयोजन वाहन, इससे निर्णय में तेजी आती है और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होता है। वित्तीय पोषण, जो शहर है न केंद्र और राज्यों पर निर्भर न रहकर वे अपने वित्तीय स्रोत को भी खोजे। जैसे गाजियाबाद ने अपना म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया, लखनऊ ने भी लाया, इस तरह के। लेकिन की चुनौतियां भी हैं, जैसे इसमें जन भागीदारी कम है, कम निवेश है, ठीक है। अवसंरचना जो बनाई जा रही है वो हल्की है, कमजोर सड़कें हैं। जैसे हाल ही में कई बार एक हॉल में दिल्ली में बच्चा उस गड्ढे में गिर गया, उसकी मौत हो गई। तो ये बहुत सारी समस्याएं भी हैं। स्मार्ट गांव, इसका क्वेश्चन 2024 में पहली बार आया, आगे भी आ सकता है। ये PYQ ही करा रहे हैं, तो ये PYQ से। तो स्मार्ट गांव क्या है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण ना हो, इसलिए स्मार्ट गांव को ही स्मार्ट बना दीजिए। भाई शहरों में व्यक्ति क्यों आ रहा है, वो शिक्षा के, रोजगार के। जैसे आप दिल्ली में क्यों आ रहे हैं, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुखर्जी नगर में। जब आपके शहर गांव को ही स्मार्ट बना दिया जाएगा, वहाँ पर अच्छी इंटरनेट की सुविधा होगी, 24 घंटे विद्युत होगी, तो आप ऑनलाइन भी कोचिंग देख सकते हो। आप शहरों में क्यों आओगे, रोजगार के लिए, रोजगार के साधन उपलब्ध करा दे। चिकित्सा के लिए हमें शहरों की तरफ दौड़ना पड़ता है। अगर हमें एक आवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है तो वो भी कहाँ पर, शहरों में आना पड़ता है। अगर हम वो सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर दें तो हमें गांव आना नहीं पड़ेगा। इसलिए शहरों से गांव की ओर प्रवासन रुकेगा, शहरों पर दबाव कम होगा। जो प्रवासन के कारण गांव खाली हो गए थे, जिसमें केवल वर्तमान में बुजुर्ग व्यक्ति रह गए थे और महिला रह गई थी, महिला कृषि का कार्य करती थी, क्योंकि प्रमोशन के कारण सारे पुरुष किधर चले गए, नौकरी करने के लिए शहरों में चले गए। तो एग्रीकल्चर का हमारा क्या होगा, स्त्रीकरण हो गया। तो उन सभी समस्याओं से निजात मिलेगा। यानी कि स्मार्ट जो गांव है, प्रदूषण रोकने के लिए रूअर्बन सुविधाएं, यानी कि शहरी सुविधाएं गांव में दी जाए। ये पूरा जो मिशन था, एक बार अटल, जो हमारे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने भी दिया था। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं को प्रदान करना, वही स्मार्ट गांव की जैसी संकल्पना है। इसकी जो केस स्टडी है, यानी कि गांव में सभी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करा देना ही स्मार्ट विलेज कहलाता है। चाहे वो कनेक्टिविटी की सुविधा है, ट्रैफिक की है, ये सारी चीज़ें। आप ट्रैफिक का मतलब सड़कें अच्छी हो, गांव की लाइटिंग अच्छी हो। तो हर कुछ केस स्टडी, जैसे हरिसाल महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट सक्षम द्वारा डिजिटल गांव बनाया गया इसको। तो तोदकपुर उत्तर प्रदेश में, यह यहाँ पर स्मार्ट गांव ऐप द्वारा वास्तविक समय पर ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान की जा रही है। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर के पास नाम लिखवाना है तो ई गवर्नेंस के तहत लिखवाना है। अपना कुछ
कागजी कार्यवाही करनी तहसील की, तो वो यहीं पर ऑनलाइन कर सकता है। धनौला गाँव राजस्थान का सौर ऊर्जा गाँव है ये, और यहाँ पर सीवरेज का प्रबंधन भी होता है, यानी कि कचरा प्रबंधन होता है। मेघालेखा गाँव, यहाँ पर सामुदायिक वन अधिकार और सुशासन संबंधित है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं, और वो क्या थे, स्मार्ट गांव के कुछ केस स्टडी थी। अब हम महासागरीय संसाधनों पे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टॉपिक भी है और पीवाईक्यू भी, दोनों कंबाइंड है। महासागरीय संसाधनों तक अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वे 4 आए हैं, 2019, 20, 23, 24। इसमें से एक स्पेशली क्वेश्चन हिंद महासागर पे है। क्यों हम महासागरों क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि स्थलीय क्षेत्रों पर ऊर्जा के जो भी संसाधन है उनका अधिकांश दोहन हो लिया है, लेकिन हमारे महासागर अभी भी संसाधनों से अपार संसाधनों से भरे पड़े, इसलिए वहाँ का उन संसाधनों का दोहन करने के लिए पूरे विश्व की सैटेलाइट कहाँ, मतलब पूरे विश्व की जो तकनीकी है वो महासागरों पर और अंतरिक्ष में लगी है। जैसे अभी हम ग्रीनलैंड पर ट्रंप क्यों कब्जा करना चाहता है? क्योंकि वो आर्कटिक रूट पे कब्जा करना चाहता है, और आर्कटिक क्षेत्र में तेल गैस के भंडार है, मिनरल्स के भंडार है, इसलिए। तो समुद्री जो संसाधन है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं पर आएगा जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। समुद्री जो संसाधन वो दो तरह के होते हैं, यानी कि समुद्री जो संसाधन है दो तरह के होते हैं। एक तो जैविक संसाधन, ऊर्जा के संसाधन भी होते हैं समुद्री, यानी कि जैविक और अजैविक। पहले जैविक और अजैविक को देखते हैं। जैविक संसाधन में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और नेक्टन शामिल है। नेक्टन में मछली, व्हेल आदि शामिल है। और बैंथोस है, यानी कि जो तली में निवास करते हैं, जैसे कोरल, स्टारफिश वगैरह। अजैविक में नमक है, मोनोजाइट है, यानी कि केरल के तट पे जो मिलता है मोनोजाइट है, वहीं पर क्या मिलता है मोनोजाइट में? थोरियम। और थोरियम किसका भंडार है? थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिससे आगे चल के हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। केरल के तट पे जो थोरियम है विश्व के बड़े भंडारों का एक थोरियम है। मैग्नीज नोडल्स ये हिंद महासागर में भी मिलते हैं। तो ये हमारे खनिज संसाधन है। फिर समुद्रों से ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है। कैसे में ऊर्जा? ऊर्जा के दो तरह के स्रोत है समुद्री ऊर्जा के, एक तो नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय, यानी कि अक्षय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में महासागरीय ताप ऊर्जा, यानी कि इससे क्या है, इसकी जो क्षमता है वह 1,80,000 मेगावाट की क्षमता का आवृत्ति विलयनीकरण संयंत्र स्थापित किया गया भारत में। ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वारीय तरंगे हैं उनसे भी ऊर्जा बनाई जा सकती है। 12,000 से अधिक मेगावाट की क्षमता का एक संयंत्र लगाए गए खंबावत की खाड़ी में और सुंदरवन में, यानी कि यहाँ पर एक क्षमता है ज्वारीय ऊर्जा की भारत में। कहाँ पर? खंबावत की खाड़ी में, सुंदरवन में। पवन ऊर्जा की संभावना है। भारत का जो 11,000 किलोमीटर का लंबा तट है, नई जो परिभाषा है, वहाँ पर अपार संभावना है पवन ऊर्जा की। और ये जो संभावना है 140 गीगावाट अपतटीय क्षमता है, खासकर गुजरात और तमिलनाडु के क्षेत्र में। नवीन ऊर्जा के साथ साथ समुद्री संसाधनों से हमें गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिसको हम जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। जैसे हाइड्रेट गैस, ये केजी बेसिन और अंडमान से इसके भंडार है। तेल और गैस बॉम्बे हाई से, केजी बेसिन से। तो ये हमारे संसाधन थे, समुद्री संसाधन। अब हम देखते हैं नीली अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी क्या अवधारणा है। ये जो शब्द है गुंटर पाले ने दिया। इस अस्थायित्व के साथ आर्थिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। नीली अर्थव्यवस्था यानी कि हमें जो विकास करना है वो सतत करना है। भारत का हिस्सा, भारत की जीडीपी का 4% है, यानी कि जो नीली अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान है भारत की, वो 4% का है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। संयुक्त राष्ट्र ने एक विजन @2030 ला रखा है, जिसके तहत $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कही गई है। इसमें क्या होता है, जो नीली अर्थव्यवस्था, इसमें मत्स्य होता है, परिवहन होता है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, ऊर्जा के स्रोत है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत है, और टूरिज्म होता है। ये आपको पता है इस नीली अर्थव्यवस्था के। आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है। भारत सरकार ने इसके लिए जो पहल शुरू की गई है, एक सागरमाला परियोजना है, जो बंदरगाह आधारित विकास पर और लॉजिस्टिक पर केंद्रित है। यह परियोजना ओ स्मार्ट है, यानी कि महासागरीय अनुसंधान और टिकाऊ उसका उपयोग करना है। डीप ओशन मिशन है, इसके लिए भारत सरकार ने समुद्रयान 6000 नामक एक अभियान चलाया था, जो गहरे समुद्र में खनन करेगा। और कितनी गहराई तक पहुंचाए अभियान हमारा? 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचा, यानी कि 6 किलोमीटर गहराई तक। और फिर
प्रधानमंत्री संपदा योजना या मत्स्य संपदा योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मछली उत्पादन को बढ़ाना है। ये नीली अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार की पहल है। आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कि क्योंकि जीडीपी में भारतीय नीली अर्थव्यवस्था का कितना योगदान है, 4%। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, मत्स्य उत्पादक है भारत। $3 ट्रिलियन की क्षमता है इसकी 2030 तक। और रोजगार कितने हैं, 500 मिलियन से अधिक यहाँ पर रोजगार, जैसे मछली पकड़ने वाले, पर्यटन, ये सारे। यूएन का एक लक्ष्य है 2030 गुना 30 लक्ष्य, समुद्री जीडीपी बढ़ाना और स्थिरता लाना, ये यूएन का लक्ष्य है नीली अर्थव्यवस्था के लिए। नीली अर्थव्यवस्था की ये पहले हमने देख ली, ये सारी सागरमाला और स्मार्ट, ये और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ये नहीं देखी, इसको देख लेते हैं। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, यह बंदरगाह आधारित विकास मॉडल है, विकास की योजना है। और स्मार्ट, इसका मतलब है समुद्र में अनुसंधान करना और टिकाऊ उसका उपयोग करना। डीप ओशन मिशन, यानी कि 6000 मीटर गहराई में जाके समुद्री खनन करना। और ये जो मिशन है मत्स्य 6000, इसी का नाम था समुद्रयान। तटीय आजीविका और आपदा लचीलापन, ये भी एक मिशन है भारत सरकार का। और जो हमारे तट है, जो सुंदर तट है, यानी कि स्वच्छ तट है, उनको ब्लू प्रमाण पत्र भी दिया गया, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। और शिपिंग लक्ष्य 2035 तक कितना है, मॉडल शेयर 6% से बढ़ाकर कितना, 33% करना। ये हमने देख लिया। यानी कि जो महासागरीय संसाधन है उसके वे स्रोत क्या है, जैविक अजैविक, ये सारे। तो हिंद महासागर पर प्रश्न आया है, तो हिंद महासागर में इस तरह से आप मैप बना के दिखा सकते हैं कि जो केजी बेसिन है, बॉम्बे हाई है, वहाँ पर अक्षय ऊर्जा के संसाधन है। दूसरी तरफ भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे भंडार है, जैसे निकिल है, कोबाल्ट के भंडार है, और इस पर भारत का अधिकार है एक तरफा, यानी कि यहाँ पर ये खनन कर सकता है। अब इस, जैसे हम पृथ्वी पर जब भी कोई विकास कार्य करते हैं तो पृथ्वी पर क्या होता है, संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से समुद्रों में भी संकट उत्पन्न हो रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इसका प्रभाव कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। अगर जब हम मछली पकड़ते हैं तो जो हम जाल फेंकते हैं बड़े वाले जाल में, जिन मछलियों के लिए हम वो जाल फेंकते बड़े पकड़ने के लिए, उनके साथ साथ में छोटी अन्य जीव भी आ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बाई कैच। अत्यधिक मछली पकड़ना, ये एक समस्या है। 2025 तक उड़ीसा तट पर 600 ओलियोडेडल कछुओं की मृत्यु हो जाना, ये बाई कैच के कारण है, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए हमने जाल फेंका था, उसमें कछुए फंस गए। कोरल ब्लीचिंग 2024 में वैश्विक 73% प्रवाल विरंजन हो चुका था। इसका क्या कारण है, यानी कि जितना भी विश्व में प्रवाल था उसका 73% उसका विरंजन हो चुका है। इसका कारण है महासागरीय जल का अम्लीकरण होना। और अम्लीकरण क्यों हो रहा है, एक तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, साथ ही साथ समुद्र में तेल का रिसाव होना, जैसे कोई जब पानी का टैंक, यानी कि तेल का टैंकर टकरा जाता है। हमारे सारे युद्ध अभ्यास कहाँ होते हैं, समुद्री युद्ध अभ्यास नौसेना के समुद्र में ही होते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, भारत में प्रतिवर्ष 6 लाख टन प्लास्टिक महासागरों में फेंका जाता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जैसा संकट, यानी कि जो प्रशांत महासागर में एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहाँ पर प्लास्टिक के कचरा इकट्ठा हो गया है, उसी के बारे में बात कर रहा है। जलवायु परिवर्तन भी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक मुख्य समस्या है। अब हम देखते हैं उद्योग। उद्योग से वैसे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो उद्योग को जर्मन के एक भूगोलवेत्ता थे वेबर ने सिद्धांत दिया था कि उद्योग हमेशा वहां पर लगेगा अधिकांश समय में जहां पर न्यूनतम लागत आती हो उद्योग को लगाने के लिए। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जो कारक जिम्मेदार है उनमें ये कारक है, इन पे भी प्रश्न आ सकता है। जैसे कच्चा माल, जहां पर कच्चा माल हमको उपलब्ध होगा वहीं पर उद्योग लगेंगे। भार ह्रास उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास ही लगते हैं, जैसे गन्ना गन्ना का जो गन्ने की फैक्ट्री कहाँ लगेगी, वो शहर में नहीं लगेगी जहाँ पर गन्ना उत्पाद होगा, जहाँ पर गन्ने की खेती। लोहा, क्योंकि इनके जाने से इनको जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो अधिक मात्रा में कच्चे माल यूज होता है और उनका जो उत्पाद होता है वो कम मात्रा में निकलता है, यानी कि भार ह्रास उद्योग वहीं पर लगेंगे कच्चे माल के स्रोत के पास।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बाजार के पास भी लग सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र जैसे कोयला, विद्युत, जल विद्युत वगैरह, श्रम यानी कि उद्योग वहाँ पर लगेंगे जहाँ पर आपको ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो। श्रम, जहाँ पर श्रम उपलब्ध हो वहाँ पर भी सस्ता श्रम जहाँ पर उपलब्ध हो और कुशल हो वहाँ पर उद्योग लग सकेंगे। परिवहन और बाजार से निकटता हो वहाँ पर भी उद्योग लगेंगे। सरकारी नीति जैसे सेज है, टैक्स में छूट है, ये सरकार की जो नीति है वो भी उद्योग को लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उत्तर प्रदेश क्या कह रही है कि हम वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन जो उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है वो उद्योगों को लगाने के लिए तो अपनाया जा रहा है, तो वो इसी चीज पर निर्भर है, कच्चे माल पर, ऊर्जा पर, सस्ते श्रम पर, सरकार की नीति पर। सरकार अपनी टैक्स में छूट दे रही है, बिजली में छूट दे रही है, जल उपलब्ध करा रही है और भूमि उपलब्ध करा रहे हैं ना। उद्योगों का जब एक से अधिक उद्योग एक ही जगह लग जाए उन्हीं को क्या बोलते हैं, उद्योगों का क्लस्टर जैसे ही है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उद्योगों का जो वर्गीकरण है उनकी संरचना, भारत में की जीडीपी में जो विनिर्माण उद्योग है उनका योगदान 13-17% है। लक्ष्य इनका बढ़ाकर कितना है करना है 25%। जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग और स्थान का स्वभाव कैसा है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे कृषि, कृषि पर आधारित उद्योग है चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। स्वामित्व के आधार पर जैसे सार्वजनिक कंपनी यानी कि जो सरकार की कंपनी होती है जैसे बेल, निजी कंपनी जैसे टाटा, सहकारी कंपनी जैसे अमूल दूध। स्वतंत्र उद्योग यानी कि फुटलोज उद्योग, ये जो उद्योग होते हैं कच्चे माल से ज़्यादा इनका संबंध नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उद्योग। सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ से है, सॉफ्टवेयर उद्योग आपका यहाँ पर बेंगलोर में है, नोएडा वगैरह में है। सनराइज उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सेमीकंडक्टर उद्योग, ये क्या कहलाते हैं, सनराइज। भारत में जो औद्योगिक प्रदेश है उनकी मुख्यतः 8 पेटियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मुंबई, पुणे जो औद्योगिक पेटी है उसमें सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग है। हुगली में जूट और चाय उद्योग है। बेंगलुरु, चेन्नई जो औद्योगिक पेटी है उसमें आईटी और ऑटोमोबाइल उद्योग है। गुजरात जो पेटी है औद्योगिक की उसमें पेट्रोलियम और वस्त्र के उद्योग है। छोटा नागपुर औद्योगिक पेटी को लौह इस्पात उद्योग है और छोटा नागपुर को भारत का लोर भी कहा जाता है। इसी तरह से विशाखापट्टनम, गुरुग्राम, ये आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, औद्योगिक प्रदेश। तो हमने औद्योगिक प्रदेश देख लिए। यहाँ पर जैसे हुगली में जूट, रसायन और चमड़े का उद्योग है। छोटा नागपुर में इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, कोयला। बेंगलोर, चेन्नई में आईटी, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल। मुंबई, पुणे में ऑटो, केमिकल और आईटी उद्योग है। भारत ने औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए कुछ नीतियां हैं, जैसे पीएलआई नीति, यानी कि इसमें 14 सेक्टर शामिल किए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फार्मा, आईटी को बिक्री संबंधी प्रोत्साहन दिया जाता है। पीएम गति शक्ति योजना, इसके तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और एकीकृत लॉजिस्टिक अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक गलियारे जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, ये इस तरह के औद्योगिक गलियारे। सेमीकंडक्टर मिशन, ताकि भारत को सेमीकंडक्टर के विकास में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये सरकार की पहल है। अब हम कुछ ये पीवाईक्यू देख रहे हैं, हम अभी तक जो क्या देख रहे हैं, पीवाईक्यू। अब हम फिर पीवाईक्यू देख रहे हैं। जैसे स्थलाकृतियों के 3 क्वेश्चन है। एक तो हिमानी की निर्मित स्थलाकृति, कौन सी निर्मित स्थलाकृति, तो उसी पे पीवाईक्यू है, देखते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा 1 घंटे से ज़्यादा, अभी तक की जो भी हमारी क्लास है 1 घंटे की है, ये थोड़ी सी ज़्यादा रही क्योंकि इसमें टॉपिक हमने बहुत ज़्यादा लिए थे। और ये लास्ट टॉपिक है, मैं मतलब आज भूगोल खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो 4-5 टॉपिक और रह रहे हैं। ग्लेशियर से निर्मित स्थलाकृति, तो हमें, क्योंकि अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें 8 ही पॉइंट देने हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 12 पॉइंट, तो इसमें हमने 8 पॉइंट दिए हैं, यानी कि 3-4 अपर्दन के, 3-4 उसके निक्षेपण के। कुछ फिर आप अपना इंट्रो और कंक्लूजन जब लिखोगे वहाँ पर मैनेज कर लोगे। तो अब ग्लेशियर से अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति, ये इसका चित्र है। यहाँ पर जो सर्क है, सर्क जो होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में कटोरेनुमा स्थलाकृति होती है। सर्क, हान जो होता है
ये एक पहाड़ी क्षेत्रों में पिरामिडानुमा स्थलाकृति होती है, जैसे आल्प्स पर्वत का मैटरहॉर्न। यू आकार की घाटी जो होती है, ये घाटी है यू आकार की घाटी। और इसका विकास किससे होता है? हिमनद के कटाव के द्वारा बनती है। जैसे यूएसए की जो योसेमिटा घाटी है, वो यू आकार की घाटी है। हैंगिंग वैली, मुख्य घाटी पर जो घाटी लटक रही है वो हैंगिंग वैली कहलाती है। तो ये थी हमारी कुछ अपर्दन से निर्मित ग्लेशियर की स्थलाकृति, हिमानी स्थलाकृति, फिर निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो क्योंकि ऊंचे क्षेत्रों में हिमानी क्या करेगी? अपर्दन करेंगी और इसके अवसाद को निचले क्षेत्रों में जमा करेगी। तो यहाँ पर जो स्थलाकृति बनेगी वो, जैसे हम पहले देखते हैं मोरेन, यहाँ पर जो डिपॉजिट किया गया ये मोरेन है। ड्रमलिन्स, ड्रमलिन्स क्या है? यह उल्टे नाव के आकार की एक पतली संकरी पट्टी है, यानी कि लकीर है। एस्कर्स, यह भी निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति है। जैसे रेत, और जब रेत है, जब ये क्या हो जाते हैं एक जगह संघ के रूप में जमा हो जाते हैं, तो उसको एस्कर्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं पवन से निर्मित स्थलाकृति। अभी तक 2 ही स्थलाकृति पूछी गई हैं। तो पहले हम अपर्दन से फिर निक्षेपण से देखते हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृति हैं। जैसे मशरूम रोक, मशरूम जो रोक है, यह ये वाली रोक मशरूम रोक है। इसमें ऊपरी और निचले हिस्से में अलग अलग अपर्दन होता है, यानी कि नीचे का हिस्सा कोमल था, ये हवा ने अधिक काट दिया, और ऊपरी हिस्सा कठोर था, ये जो का तो खड़ा रहा। ये मशरूम रोक मिस्र वाले क्षेत्र में पाई जाते हैं, भारत में भी पाई जाती हैं। यारडंग, ये जो है यारडंग होते हैं इनके हवा की दिशा में बने होते हैं, और ईरान का जो दास्तिलूट डेजर्ट है वहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। इंसेलबर्ग, ये अलग 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 क्या होती है संरचनाएं होती हैं, और खासकर ये मुश्तलिल क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर इसी तरह से इंसेलबर्ग जैसे होती है, ऑस्ट्रेलिया का जो उल्लू है वो इंसेलबर्ग का उदाहरण है। फिर पवन के द्वारा जो निक्षेपण से आकृति बनती है, बरखान, सिप और लोहे से। बरखान क्या होते हैं? ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, जैसे थार के मुस्तल में मिल जाएंगे, सारा मुस्तल में मिल जाएंगे। सीप क्या होती है? जो सीप होती है लंबी संकरी रेत की दीवार होती है। लोहेस क्या होते हैं? यह रेत से निर्मित होते हैं जहाँ पर रेत इकट्ठा हो जाता है, और जैसे लोइस का मैदान, चीन का जो मैदान है, जो पीली नदी है चीन की, वो लोइस के मैदान से निर्मित है। तो ये पवन की स्थलाकृति है, और आपको कम से कम 8 नंबर का ये क्वेश्चन आए थे दोनों, वहीं पर आपको 8 ही पॉइंट देने हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से 2 क्वेश्चन है, तो इसी में देखते हैं क्या क्या अवधारणा है। जैसे अल नीनो और ला नीनो, ये प्रशांत महासागर में तापमान विसंगति को प्रदर्शित करते हैं, और इससे पूरा वैश्विक मौसम प्रभावित होता है। ग्रीन हाउस गैस, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी का फैलना, ये ताप यानी कि ताप बढ़ लगा था, जब पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता रहता है ताप की वजह से, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन सिंक, प्राकृतिक प्रणालियाँ जैसे जंगल है, महासागर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वो कार्बन सिंक कहलाते हैं। समुद्र तल में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब हमारा हिमनद पिघलेंगे तो समुद्र के स्तर में जल वृद्धि होगी। तो ये सारी की चीज़ें क्या है, जलवायु से संबंधित कुछ मुख्य उदाहरण आई थी, इन्हीं पर बेस्ड था। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, हीट वेव ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल स्तर का बढ़ने से तटीय क्षेत्र डूब जाएगा, जितनी भी आपदाएं हैं उनकी तीव्रता और बारंबारता में वृद्धि होगी, जैसे बाढ़ आना, भूस्खलन आना, ये सारी समस्याएं इन्हीं से जुड़ी है जलवायु वार्मिंग से। फिर पर्यावरण संरक्षण की भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं? यहाँ पर भी पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, बस अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन और रह गए। हाँ, पर्यावरण संरक्षण
हाँ, पर्यावरण संरक्षण की भारत सरकार की योजनाएं। तो राज्य सरकार की योजनाएं वैश्विक प्रतिबद्धताएं। जैसे तेलंगाना ने कोलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसने सूखे की समस्या का निदान किया। मध्य प्रदेश ने 6000 की जो कपास के किसान थे उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। तो ये राज्य स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर क्या चल रहे हैं? पेरिस समझौता, COP29, ये वैश्विक स्तर पर भारत सरकार ने लाइफ मिशन यानी कि पर्यावरण के अनुकूल अपना जीवन स्टाइल को बनाना, ये समाधान चल रहे हैं। रोहिंग्या संकट पर प्रश्न आया है और ये यानी कि शरणार्थी और प्रवासन पर 4 प्रश्न आए। 2019, 20, 23 में 2 प्रश्न है। तो म्यांमार में जब वहाँ की जो आर्मी थी, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे और रोहिंग्या समुदाय के बीच जो झड़प हुई, उसकी वजह से 9 लाख शरणार्थी, वहाँ से शरणार्थियों का पलायन हुआ। शरणार्थियों का पलायन बांग्लादेश में हुआ, साथ साथ भारत में। तो 9 लाख से अधिक शरणार्थी बांग्लादेश में है, 40,000 से अधिक भारत में है और बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है वहाँ पर इनको रखा गया। तो ये शरणार्थी की समस्या भारत के लिए भी एक मुद्दा बनी हुई है। भारत में जो प्रवासन होता है वो उसका जो पैटर्न है, यानी कि भारत का जो प्रवासन है शहर से गांव से शहर की ओर, एक शहर से टियर 2 टियर 3 शहर से टियर 1 शहरों की ओर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवास 40% प्रवासन विवाह के कारण होता है, क्योंकि लड़की अपने पिता के घर से अपने पति के घर जाती है। 18% जो प्रवासन होता है रोजगार के कारण, 12% होता है शिक्षा के कारण, जैसे आप मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, और 24% अन्य कारणों से होता है। रुझान क्या है? रिवर्स माइग्रेशन क्या है? जैसे कोविड के समय शहरों से गांव की ओर लोगों को पलायन हुआ। तो सरकार ने इस प्रवासन के प्रबंधन के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई हैं? जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि आप राशन भारत में कहीं भी प्रवास कर जाए वहां से ले सकते किसी भी दुकान से। ई श्रम पोर्टल, तो ये आंतरिक प्रवास को सरकार द्वारा प्रबंधित करने की योजनाएं थी। हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देख लिए, जैसे सघन गुच्छी बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, रेखिक बस्ती, और ये सारे हम देख चुके पहले। स्मार्ट सिटी भी हम देख चुके। उसके लिए सरकार ने जो योजनाएं चला रखी, जैसे स्मार्ट अमूर्त योजना पर, ये देख लेते हैं। यानी कि स्मार्ट सिटी कैसा होगा? उसमें स्मार्ट गवर्नेंस होगा, स्मार्ट मोबिलिटी होगी, स्मार्ट उसकी इकोनॉमी होगी। इसके लिए भारत सरकार ने अमूर्त योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे अधिक 10 स्मार्ट सिटी हैं, जैसे लखनऊ है, वाराणसी, कानपुर आदि। तो ये स्मार्ट सिटी के संबंध में। सीमा और सीमांत पे क्वेश्चन आया। सीमा और सीमांत हम कर चुके पहले से, यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारी जो रेड क्लिफ लाइन है, ये सीमा है, और प्राकृतिक जो संरचनाएं होती हैं वो क्या होती है? सीमांत होती हैं। 9 डैश लाइन पे क्वेश्चन आया। 9 डैश लाइन जो देखते हैं दक्षिणी चीन सागर है, उस 9 डैश लाइन को चीन, इस जो लाइन का 90% हिस्सा पर चीन अपना दावा करता है। यानी कि जो लाइन, ये 9 डैश लाइन है, कहने का तात्पर्य ये है कि दक्षिणी चीन सागर के 90% क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है, और इसी के अंतर्गत ये 9 डैश लाइन आती है। इससे इसके व्यापारिक संबंध बिगड़े किससे? मलेशिया से, फिलीपींस से, ताइवान से, इधर आसपास के क्षेत्रों से। भारत सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र? क्योंकि भारत का 55% व्यापार इसी क्षेत्र से गुजरता है। भारत की जो कंपनी ONGC, उसने वहाँ पर वियतनाम में काफ़ी निवेश किया है। यह मुद्दा अंकलोस के कानून के का क्या था? विरुद्ध था। अब हम खनिज संसाधन देखते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जलीय संसाधन देखा। खनिज, जो पृथ्वी पर खनिज मिलते हैं, खासकर मिनरल्स वगैरह, उनको देखते हैं। तो इसकी जो नीति है भारत सरकार की, उन खनन विनियम का आधार है MMDR एक्ट 1957। फिर नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 लाई गई, यह रणनीतिक बदलाव लाया गया। फिर इंटर 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 जनरेशनल इक्विटी, अंतर पीढ़ीगत समानता, भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, और रणनीतिक खनिज, रक्षा और तकनीकी में जो खनिज प्रयुक्त होते हैं वे खनिज, ये हमारे खनिज का विकास नीति और उसकी संरचना है। खनिज के संसाधन पर देखते हैं, जैसे लौह अयस्क उत्पादन में 8.9% की वृद्धि हुई, यानी कि 2023 से 24 की वृद्धि। समुद्री संसाधन
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। 12 गीगावाट ज्वारीय ऊर्जा क्षमता है जो हमारा तट है। पहले 7500 किलोमीटर था, लेकिन नई जो रिसर्च है उसके अनुसार 11,000 किलोमीटर लंबा हमारा तट है। वहाँ पर लगभग 13 गीगावाट की क्षमता है किसकी, ज्वारीय ऊर्जा की। कुछ हमारे यहाँ पर रणनीतिक खनिज भी मिले, जैसे जम्मू कश्मीर का जो रिहायशी क्षेत्र है, उस रिहायशी क्षेत्र में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। भारत सरकार ने ये जो मत्स्य 6,000 अभियान क्या है, समुद्र में खनन के लिए, उसी की एक तरह से होता। अब हमारा जो शहर है वहाँ पर जल संकट है। जल संकट क्योंकि शहर क्या, भारत में जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। इस पे भी एक बार प्रश्न आया था। भारत के पास विश्व की 18% आबादी है, लेकिन विश्व का 4% जल है। इस आबादी के भरण पोषण के लिए हमें जल का संरक्षण करना जरूरी है। तो नीति आयोग ने 600 मिलियन जो लोग हैं उनको जल स्ट्रेस बताया, यानी कि वे जल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। इसके कारण क्या है, क्योंकि हम अत्यधिक भूजल जो ग्राउंड वाटर है उसका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र जल संकट से गुजर रहा है, इसलिए हर वर्ष बुंदेलखंड से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आता है। तो भारत में जल प्रबंधन के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, उनको अलग अलग देखते हैं और ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। जैसे पंजाब में पानी बचाओ पैसा कमाओ किसानों के लिए किया योजना है, किसान को प्रोत्साहन देती है। तेलंगाना में मिशन काकतिया यानी कि तालाब और झीलों का क्या करना, उनको नवीनीकरण करना है। महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार अभियान है, यानी कि सूखा मुक्त राज्य घोषित किया गया है। बिहार में गंगा जल लिफ्ट योजना है। अमृत सरोवर योजना उत्तर प्रदेश में, और इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन करने वाले यहाँ उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। हमने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और के द्वारा वर्षा जल का सिंचन कर रहा है। अब हमारे यहाँ पर जल संसाधन के प्रबंधन की और भी नीतियाँ हैं, जैसे क्या क्या चल रही है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। जल प्रबंधन और उसकी नीतियाँ मिशन, जैसे जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर जल इसका नारा था। अमृत सरोवर योजना यानी कि प्रत्येक जो जिले उत्तर प्रदेश के उनमें एक तालाब का अच्छी तरह से रख रखाव उसका पुनर्जीवन करना। नदी जोड़ो योजना या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जो राजेंद्र सिंह है उसको भारत का क्या कहलाता है, जल पुरुष कहा जाता है। तो ये बहुत सारी राष्ट्रीय जल नीति, ये इस तरह की अटल भूजल योजना, ये इस तरह की नीतियाँ हैं, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। फिर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्षय ऊर्जा पर यानी कि ऊर्जा संसाधन वो फर्स्ट पेपर में, थर्ड पेपर में, और हमारा जो पेपर है 6 वहाँ पर भी ऊर्जा पर क्वेश्चन आ सकता है। तो नवीनीकरण ऊर्जा का क्या भविष्य है। भारत का जो तट है काफ़ी विस्तृत है, 11,000 किलोमीटर लंबा तट है, तो वहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, यानी कि 13 गीगावाट की वहाँ पर क्षमता है। एक दुर्रानी क्रिक जो है सुंदरवन में, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाया गया है। तरंग ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुंबई जो बीपीसीएल है वहाँ पर एक वो प्रयास कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के लिए पीएम कुसुम योजना चल रही है, जिससे किसानों को क्या दिया जा सके, सोलर पंप दिया जा सके। और राष्ट्रीय सोलर मिशन चल रहा है, जिसके तहत हम छतों पर, नदियों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं और ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। तो ये हमारी जो क्लास थी आज की सबसे लंबी क्लास थी, और इस तरह से हमारा फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें हमने लगभग 30 से अधिक टॉपिकों को छुआ है, और यहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, यहीं से आगे आते रहेंगे। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और आप इस पीडीएफ का प्रयोग प्रिंट आउट करा के एज ए शॉर्ट नोट्स के रूप में करें। इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ सकते हैं और कुछ पेज और बढ़ा सकते हैं, वैसे ये पर्याप्त है। और अगर आप इसमें कुछ और संसाधन जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा से पहले आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में काम आएंगे। तो ये क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है, और पहला पेपर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसकी जो पहले पेपर की कंपाइल जो पीडीएफ है वो 3-4 दिन में आपको मिल जाएगी, और इस तरह से हम पूरे 25 घंटे में 1 से लेकर 6 पेपर तक कवर करा देंगे, यानी कि सारे पेपर हो जाएंगे आराम से। अब हमारा जो पेपर चलेगा वो इथिक्स चलेगा, यानी कि जो कल क्लास होगी वो इथिक्स की होगी, और इथिक्स हम चाहे क्लास 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की, कोशिश करेंगे एक ही क्लास में उसको समाप्त कर दें। तो आज इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके
डाउनलोड कर सकते हैं।